पेश खिदमत है कहानी जिन शहजादी। दरिया के किनारे वो मल्लाहों की बस्ती थी। छोटी सी बस्ती थी, मगर यहाँ सिर्फ मल्लाह ही रहते थे। कुछ मछेरे भी थे, और ये मछेरे भी असल में मल्लाह ही थे। मछली पकड़ना उनका फक्त शौक था। मल्लाहों की इस बस्ती में सबसे पुराना कुंबा बाबा नादी का समझा जाता था। उस कुंबे के लोग नस्ल दर नस्ल मल्लाह चले आ रहे थे। इस कुंबे के किसी फर्द ने भी कोई और काम नहीं किया था। बाबा नादी का खानदान एक हवेली में रहता था। हवेली काफी पुरानी हो चुकी थी। बूढ़ा मल्लाह नादी जिंदगी के 70 साल गुजारने के बाद कमजोर और ज़ईफ हो चुका था। वो अपने कमरे से बहुत कम निकलता था। निकलता भी था तो लाठी के सहारे चलता हुआ दरिया के उस किनारे तक चला जाता था, जहाँ उसकी पुरानी कश्ती एक दरख्त के साथ रस्सी से बंधी रहती थी। किसी को ये इजाजत नहीं थी कि उस कश्ती को खोलकर चलाए। नादी से कोई शख्स थोड़ी देर के लिए कश्ती तलब करता तो वो कहता, ना बाबा ना, ये मेरी पुरानी रफीक है। जब तक जिंदा हूँ ये सिर्फ मेरी ही रफीक रहेगी। ये बात सुनकर कश्ती मांगने वाला अपना सा मुंह लेकर रह जाता। नादी को उस बेजान कश्ती के अलावा 2 इंसानों से भी मोहब्बत थी। एक तो उसकी बीवी थी जो 15 साल पहले हैजे में मुब्तला होकर मर गई थी, और दूसरा इंसान माली था। माली उसके बड़े बेटे सुमरू का इकलौता बेटा था। माली मल्लाहों की बस्ती में सबसे खूबसूरत जवान था। जवान भी था और तनोमंद भी, जिस पर हर मुसाफिर भरोसा कर सकता था। नादी अपने वक्त का सबसे बड़ा मल्लाह था। वो बूढ़ा होकर बेकार हो गया था, तो उसकी जगह माली ने ले ली थी। दरिया में कभी तूफानी आ जाती और कुछ मुसाफिरों को दरिया के एक दूसरे किनारे जाना ज़रूरी होता, तो ऐसे में माली ही इन मुसाफिरों को अपनी कश्ती में बिठाकर दूसरे किनारे तक पहुंचा देता था। माली ने तूफानी की कभी परवाह नहीं की थी। नादी खुद आला दर्जे का मल्लाह रह चुका था, और उसके बाद माली ने यह हैसियत इख्तियार कर ली थी। इसलिए नादी अपने इस पोते से बहुत मोहब्बत करता था। माली को भी अपने दादा जान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने सारे काम छोड़कर नादी की खिदमत करता रहता था। सुबह सवेरे उसके लिए नाश्ता लेकर आता, उसका हुक्का ताज़ा करता, खाने के वक्त खाना खिलाता। नादी कोई काम कहता तो माली उस वक्त तक आराम नहीं करता जब तक अपने दादा के हुक्म की तामील नहीं कर लेता था। दादा और माली में बेतकल्लुफी भी थी। माली अपने दादा जान को दादा जान ही कहता था, लेकिन कभी बेतकल्लुफी में दादू भी कह लेता, और नादी उस पर नाराज होने की बजाय खुश होता था। दोनों बेतकल्लुफी से बातचीत करते तो नादी कहता, माली तुम्हारी शादी मैं करूँगा। बिल्कुल ठीक दादू, खा वो कानी हो गंजी हो मुझे कबूल होगी, और अगर वो जिन लड़की हो तो मैं उससे भी ब्याह कर लूँगा। माली मेरा जी चाहता है तुम्हारी शादी किसी मल्लाह की बेटी से नहीं, जिन की बेटी से करूँ। माली फौरन हंस पड़ता, मगर मामूली जिन की बेटी से नहीं तो क्या जिन बादशाह की बेटी से? क्या पता ऐसा हो जाए। माली जोर से कह कहा लगाता, वाह दादू अजीब बातें करते हो। शाम के वक्त नादी आमतौर पर कमरे में अकेला होता था, क्योंकि उस वक्त दरिया के दूसरे किनारे के लोग दरिया के उस किनारे के कामकाज से फारिग होकर अपने घरों को जल्द से जल्द जाना चाहते थे। सारे मर्द मल्लाह कश्ती चलाने में मसरूफ हो जाते और औरतें हांडी रोटी पकाने में लग जाती। माली को भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कोई लड़का उसके पास आ जाता तो नादी बड़ा खुश होता। वो एक पुराने कनस्तर में खाने की कुछ चीजें जमा रखता, मिठाई बिस्किट या फल। इनसे अपने छोटे मेहमान की खातिर तवाज़े करता। मेहमान कोई कहानी सुनाने के लिए कहता तो नादी आमतौर पर वही वाक़या सुना देता जो उसे अपनी जवानी में पेश आया था। किस्सा यूं था कि एक शाम दरिया में खतरनाक किस्म की तूफानी बरपा थी। सारे मल्लाह अपनी कश्तियां दरख्तों से बांधकर घरों में चले गए थे। कुछ मुसाफिर ऐसे थे जो हर कीमत पर दूसरे किनारे पहुंचना चाहते थे। उनमें एक मुसाफिर ऐसा भी था जिसकी माँ बड़ी बीमार थी, और वो उसके लिए डॉक्टर से दवा लेकर अपने घर जाना चाहता था। इन मुसाफिरों ने सारे मल्लाहों की मिन्नत समाजत की, ज्यादा से ज्यादा किराया देने पर भी तैयार हो गए, मगर कोई मल्लाह उस खौफनाक मौसम में कश्ती चलाने पर राजी ना हुआ। हर एक कहता था कि तुम्हारे चंद पैसों के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकता। उस वक्त नादी ने कश्ती चलाने की हामी भर ली। मैं सबको दूसरे किनारे पर पहुंचा दूंगा। नादी के घर वालों ने उसे बथेरा समझाया, लेकिन वो नहीं रुका और सबको अपनी कश्ती में बिठाकर चप्पू चलाने लगा। आधे घंटे के बाद वो सही सलामत वापस आ गया। बाबा जान आपका दिल तो डरता होगा, लड़के ने पूछा। नहीं पुत्र, डर कैसा? मल्लाह दरिया से नहीं डरता, बल्कि उससे मोहब्बत करता है। दरिया तो उसका दोस्त होता है, समझे? दरिया भी मोहब्बत करता है? लड़के ने हैरान होकर पूछा। क्यों नहीं करता? मोहब्बत ना करे तो आए दिन कोई ना कोई कश्ती डूब जाए। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, नादी ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। अगर शाम के वक्त कोई भी नादी के पास ना आता तो नादी अपने कमरे की दीवार से लगकर अपने सामने पीपल के एक पेड़ के करीब अपनी उस कश्ती को देखता रहता, जिसने सारी उम्र उसका साथ दिया था। इस वक्त नादी महसूस करता था कि उसकी पुरानी कश्ती भी बड़ी चाहत से उसे देख रही है। अंधेरा बढ़ जाता, कश्ती निगाहों से ओझल होने लगती। नादी की निगाहें उसे देखने की कोशिश करती रहती और वहीं जमी रहती जहाँ उसकी कश्ती होती थी।
माली रोटी लेकर आ जाता। दादा जान माफ करना, देर हो गई, बहुत मुसाफिर आ गए थे। कोई बात नहीं माली, मैं अकेला तो नहीं रहा। कौन आया था दादा जान? वो उधर मेरी पुरानी दोस्त है, मुझसे प्यार करने वाली। जानते हो कौन है ये? जानता हूँ दादू, जानता हूँ, पर वो तो दूर है यहाँ से। बिल्कुल नहीं माली, वो मेरे पास होती है। माली हंस पड़ता। दादू, कभी उसमें बैठ ना जाना। बैठ जाऊंगा और मेरी ये कश्ती मुझे बहुत दूर ले जाएगी। देख लेना एक दिन ऐसा होगा। ऐसा कभी ना करना दादू, इसमें खतरा है। बूढ़े और ज़ईफ हो गए हो। ये कहकर वो अपने बूढ़े दादू को रोटी खिलाता, हुक्का ताज़ा कर देता और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखों में नींद भर जाती तो नादी के कहने पर चला जाता। उस शाम दरिया के दूसरे किनारे पर एक रईस के बेटे की शादी थी। उसने सारे मल्लाहों को खाने में शामिल होने की दावत दे रखी थी और शाम से पहले ही अक्सर मल्लाह उधर जा चुके थे। नादी के कुंबे के लोग भी जाना चाहते थे। नादी के बड़े बेटे सुमरू और उसकी बड़ी बहू बख्शू, जो माली की माँ थी, दोनों ने नादी से कहा, बाबा तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ। तो तुम अकेले रहोगे? अकेले रहने में क्या हर्ज है? सुमरू और बख्शू ने देखा कि नादी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने माली से कहा, माली तुम अपने दादा जान के पास रहोगे या हमारे साथ चलोगे? मैं दादा जान के पास रहूंगा। लेकिन नादी को ये बात भी मंजूर नहीं थी। माली मेरे पास नहीं रहेगा, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते, तुम्हारे साथ जाएगा। माली ने हर चंद घर में रहने पर इसरार किया, लेकिन नादी नहीं माना। मजबूर होकर वो भी चला गया। रात चांदनी थी और नादी अपने कमरे की खिड़की में से कुछ दूर अपनी कश्ती को देखने लगा। उसने 1000 बार अपनी कश्ती को देखा था, मगर उस शाम अपनी पुरानी दोस्त को देखकर उसके दिल की अजीब कैफियत हो गई। न जाने क्यों उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो फौरन उठकर उधर जाए और अपनी कश्ती में बैठ जाए। वो अपनी आरजू को दबाता रहा, लेकिन ये आरजू थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। हर तरफ चांदनी छटकी हुई थी और उस चांदनी में उसकी कश्ती जैसे उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। कश्ती बुलाई जा रही थी, बुलाई चली जा रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगा। दोनों हाथ दीवार से लगा दिए। उसकी लाठी करीब ही पड़ी थी। एक हाथ दीवार से हटाकर उसने लाठी पकड़ ली। लाठी के सहारे उसने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया। इस तरह चंद कदम उठाने के बाद दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर ठंडी हवा के तेजो तंद झोंके उससे टकराए और उसके कदम डगमगाने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने इरादा कर लिया कि वापस चला जाए और वापस जाने की कोशिश भी की, मगर उसने देखा कि वापस जाने की बजाय वो दरवाजे से कुछ आगे चला गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता गया, चलता गया और कश्ती के पास चला गया। न जाने उसके दिल में क्या आई कि रस्सा खोल दिया और जल्दी से कश्ती के अंदर बैठ गया। कश्ती चलने लगी। उसने देखा कि चप्पू उससे दूर पड़े हैं। वो अपनी लाठी की मदद से एक चप्पू तक पहुंचा। बड़ी दिक्कत से उसे करीब ले आया। दूसरा चप्पू भी ले आया। उनसे काम लेना चाहा तो हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। क्या जरूरत है इनकी? वो बड़बड़ाया और चप्पू छोड़कर लाठी के सहारे बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ती जा रही थी। वो गीत गाने लगा। ये गीत जवानी के दिनों में उसने कई बार गाया था और मुसाफिर जो उसकी कश्ती में बैठते थे उससे ये गीत सुनने की जरूर फरमाइश करते थे। उसकी आवाज़ बड़ी पाटदार थी। गीत गाता था तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच जाती थी। हर एक को मालूम हो जाता था कि नादी कश्ती चला रहा है। कश्ती पानी की किसी न किसी रो के साथ बहे जा रही थी। उसने अपने दिल में सोचा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे वापस चले जाना चाहिए। मगर कश्ती को मोड़ना उसके इख्तियार में नहीं था। हवा के झोंकों में ज्यादा तुंदी और तेजी आ गई थी। ये झोंके बार बार उसकी लाठी छीन लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसकी गिरफ्त मजबूत ना होती तो अब तक लाठी उसके हाथों से निकलकर पानी में बह चुकी होती। वो अपने अंदर एक ऐसी कैफियत महसूस कर रहा था जो उसके लिए बड़ी अजीब थी। वो इस कैफियत को समझ नहीं सकता था। उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे एक धचका सा लगा। एक जोरदार झोंके ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। इस वक्त उसके अंदर एक खास हिम्मत आ गई थी। न जाने कैसे वो दोबारा संभल कर बैठ गया और माली के बारे में सोचने लगा। कितना प्यारा है मेरा पोता, मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। घर आएगा और मुझे कमरे में नहीं पाएगा तो उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कश्ती पुरानी है, दरिया से लहरें उठने लगी तो फिर क्या होगा? हवा के एक तुंद झोंके ने उसकी लाठी को हिला दिया। लाठी उसके हाथों से निकल गई और वो गिरते गिरते बचा। उसके हाथ में ना तो चप्पू था और ना लाठी, और ताकतवर झोंके बार बार उसकी कश्ती से टकरा रहे थे। कश्ती उछल उछल पड़ती थी। उसने सोचा, मैं वापस कैसे जाऊंगा? उसने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया, मैं वापस नहीं जा सकता, मेरी मौत आ गई है। वो नीम दराज हो गया और रस्से का सिरा पकड़ लिया। उस रस्से से उसकी कश्ती दरिया के किनारे पेड़ से बंधी रहती थी। मेरी मौत आ गई है, ठीक है, अब मेरी जिंदगी का फायदा भी क्या है? ये दरिया मेरा पुराना रफीक है, सारी जिंदगी इसके साथ बसर की है। ये मुझे अपने सीने से लगा लेगा, उसकी बाहों में मुझे मौत आ जाएगी। मैं हमेशा दरिया के ऊपर रहा हूँ, अब इसके नीचे चला जाऊंगा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी कश्ती बार बार उछल उछल कर गिर रही थी।
नादी जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। वो पानी के नीचे जाने का इंतजार कर रहा था कि एक जबरदस्त लहर उठी। उस लहर ने कश्ती को उछाला और चंद लम्हे बाद वो एक मुर्दे की तरह एक बड़े से पत्थर के पास घास के ऊपर पड़ा था। कई घंटे बेहोश रहने के बाद बूढ़े नादी को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। होश आने के बाद सबसे पहला ख्याल जो उसके जहन में आया था वो ये था कि वो मर चुका है और अभी फरिश्ते उससे हिसाब किताब लेने आएंगे। उसने सुन रखा था कि मरने के बाद फरिश्ते हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। काफी वक्त गुजरने के बाद उसने महसूस किया कि उसके बाजों को हिलाया जा रहा है। वो हिसाब किताब देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यकायक एक आवाज उसके कान में आई, कौन है आप? क्या ये आवाज सचमुच मेरे कान में आई है? बताइए, कौन है आप? दोबारा आवाज आई। उसने आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि एक धुंधला सा चेहरा उस पर झुका हुआ है। उसने बोलना चाहा मगर बोल नहीं सका। आदमजाद है, रास्ता भूलकर यहाँ आ गया है, आओ इसे ले जाए। ऐसी आवाजें उसके कानों में आ रही थी। फिर ये आवाजें आना बंद हो गई। उस वक्त जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द रोशनी फैली हुई है। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जन्नत है, उसने सोचा। कौन है आप? फिर वही सवाल, हमारे मुल्क में आदमजाद होकर कैसे आ गए? ये एक नया सवाल था। अब वो अपने ऊपर झुके हुए कई बड़े खूबसूरत चेहरे देख रहा था। ये जन्नत है? उसके इस सवाल पर हल्के हल्के कहकहे सुनाई दिए। मैं कहाँ हूँ? उसके जवाब में उसे यूं महसूस हुआ कि उसे उठाकर बिठाया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है बाबा जी। उसने देखा कि एक लड़की बड़े गौर से उसे देख रही है। मैं तो पानी में डूबकर मर गया था, यहाँ कैसे आ गया? नादी ने उस लड़की से पूछा। फिर हल्का कहकहा बुलंद हुआ, बाबा जी आप डूबकर मरे नहीं थे, दरिया किनारे बेहोश पड़े थे। तो मैं जिंदा हूँ? हाँ बाबा जी आप जिंदा हैं। नादी हैरान परेशान सामने देखने लगा। वहाँ इतनी चमक दमक थी कि उसने घबराकर फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी कश्ती, मेरी लाठी कहाँ है? आप कश्ती में थे? हाँ वो मेरी कश्ती थी, मेरी पुरानी कश्ती। तो वो कश्ती आपको इधर ले आई थी? नादी ने सर हिला दिया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल सके थे। आपके अंदर बात करने की ताकत नहीं रही। ये कहकर लड़की ने ताली बजाई। एकदम बहुत से चेहरे नादी को दिखाई देने लगे। वो परेशान हो गया। बाबा जी आप घबरा गए हैं। वो हंस पड़ी। ये तो मेरी खात्माएं हैं। नादी ने देखा कि जिन खूबसूरत लड़कियों को उसने अपनी खात्माएं कहा था वो तश्तों में रंगारंग फल उठाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। ये सारे तश्त उन्होंने बड़े अदब के साथ नादी के पास रख दिए और खुद वापस जाने लगी। खाइए बाबा जी, उस लड़की ने कहा। नादी एक गाँव तकिए से पुश्त लगाकर बैठा था और महसूस कर रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसकी निगाहें उस लड़की के चेहरे पर जमी थी जिसे वो कोई शहजादी समझ रहा था। खाइए ना बाबा जी। मैं? नादी आगे कुछ न कह सका। वो शायद ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बाबा जी आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बड़ी खातिर मदारात करते हैं। नादी ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है और तुम कौन हो? ये हमारा मुल्क है और मैं इस मुल्क के बादशाह की बेटी हूँ, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शानू है, शानू शहजादी। बाबा जी मुझे शानू कहिए, शानू शहजादी नहीं। अच्छा लीजिए अब खाइए। नादी ने एक तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे अंगूर जैसा फल नजर आया। एक दाना उसने मुंह में डाला तो उसका मुंह एक अजीब सी मिठास से भर गया। उसने कई बार अंगूर खाए मगर इस अंगूर की लज्जत ही और थी। खाइए ना बाबा जी। हाथ क्यों रोक लिया? अच्छा आप चाहते हैं मैं आपको खिलाऊं? शानू फिर हंस पड़ी। फिर उसने नादी को अंगूर के अलावा और भी फल खिलाए। हर एक का अपना मजा, अपना लुत्फ और अपनी मिठास थी। बस शहजादी, नादी ने उसका हाथ हटा दिया। बाबा जी हूँ शहजादी, मैं आपसे रूठ गई। वो क्यों? मैंने कहा है कि मुझे शहजादी ना कहिए, सिर्फ शानू कहिए। अब नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। ये सब कुछ यहीं रहेगा, जब जी चाहे खा लीजिएगा। नादी ये कहना चाहता है कि मैं और नहीं खाऊंगा मगर कह ना सका। शानू ने ताली बजाई। फौरन एक खादमा एक सुराही और गिलास लेकर आ गई। उसने सुराही में से गिलास में पानी डाला और नादी की तरफ अदब से गिलास बढ़ा दिया। पानी मुअत्तर था और शहद की तरह शीरी। पानी पीकर उसको नींद आ गई और वो सो गया। कई घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शानू उसके करीब बैठी है। नादी दिन में कई बार हुक्का पीता था और उस वक्त जागने के बाद उसे हुक्के की ख्वाहिश महसूस हुई। शानू बेटी। जी बाबा जी। तुम्हारे मुल्क में लोग हुक्का नहीं पीते? शानू ने नादी को इस अंदाज से देखा जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। ये फल सिर्फ आपके यहाँ होता है, मंगवा दूंगी। कैसा फल? वो आपने कहा है ना? क्या कहा है? हुक्का। जी यही। नादी हंस पड़ा। ये फल नहीं होता तो और क्या होता है? हुक्का। हुक्का होता है जिसे पिया जाता है। अच्छा मैं कहती हूँ किसी से। ये कहकर शानू चली गई। नादी तन्हा रह गया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, एक तनोमंद आदमी बहुत खूबसूरत, कीमती और शानदार हुक्का उठाए हुए आ गया। ये हुक्का देखकर नादी हैरान रह गया। ये हुक्का होता है।
शानू ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ। इस आदमी ने हुक्का नादी के सामने रख दिया। नादी ने झिझकते झिझकते उसकी रेशम जैसी नाजुक नेक को मुंह में डालकर पहला कश लिया तो जैसे उसके अंदर खुशबू का एक झोंका सा जाकर बाहर आ गया। अजीब किस्म की लज्जत थी इस झोंके में। ठीक है बाबा जी, नादी ने हाँ में सर हिला दिया। वो जी भर कर हुक्का पी चुका तो शानू बोली, बाबा जी आज आप हमारे महल और बागों की सैर करेंगे। शुक्रिया शानू बेटी, मैं बूढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, हमारे खादिम एक तख्त पर आपको बिठाकर सैर करवा कर लाएंगे। शानू ने ताली बजाई और चंद लम्हों बाद 4 ऐसे तनोमंद आदमी जैसा वो हुक्का लाने वाला था एक खूबसूरत सुनहरा तख्त लेकर आ गए। उन्होंने ये तख्त कालीन के ऊपर रख दिया और खुद पीछे हटकर शानू के सामने अदब के साथ खड़े हो गए। आइए बाबा जी। शानू ने नादी का हाथ पकड़कर उसे तख्त के ऊपर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। दोनों के बैठ जाने के बाद उन चारों ने तख्त का एक एक पाया अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। नादी के चेहरे से खौफ और हरास नमाया था। शानू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप परेशान क्यों हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। नादी ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। बस आप देखते रहें, बोले नहीं। अच्छा, नादी ने वादा कर लिया। चलो। शानू के इस लफ्ज पर वो तख्त बरदार आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। नादी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। रंगीन शीशों के बड़े बड़े कमरे, छतों पर नहायत शानदार रंगारंग फानूस और कमरों का सामान। नादी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। उसके बाद बागात की सैर शुरू हो गई। नादी ने ऐसे ऐसे फूल देखे कि बस देखता ही रह गया। दरख्तों की शाखें तरह तरह के फलों से लदी हुई थी और हर बाग में फुवारे और चश्मे थे। एक बाग में शानू के हुक्म पर तख्त बरदारों ने तख्त एक तरफ रख दिया। आपको भूख लगी होगी बाबा जी। हाँ बेटी। शानू ने तख्त उठाने वाले जवानों को देखकर एक तरफ खड़े हुए फलों से भरे हुए पेड़ों की तरफ उंगली से इशारा किया और चंद लम्हों के अंदर तश्तों में सजे हुए फल नादी के आगे रखे थे। खाइए बाबा जी। नादी पहले भी फल खा चुका था मगर उन फलों की लज्जत ही और थी। फल खाने के बाद नादी को हुक्के की तलब हुई। वो भी हाजिर हो गया। शानू ने कहा, आप अब थक चुके होंगे। नादी ने हुक्के का कश लगाते हुए कहा, नहीं, थका तो नहीं हूँ, मगर वापस चलें। जब नादी वापस अपने कमरे में पहुंच गया और शानू उसके पास बैठ गई तो नादी ने कहा, बेटी पहले तो मैं सोचता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, ये सपना नहीं है, जो कुछ आप देख रहे हैं वो हकीकत है। शानू हंसकर बोली, तो बेटी एक बात बताओ। शानू ने हाथ के इशारे से नादी को आगे कुछ कहने से रोक दिया। बाबा जी मैं खूब जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। जी बेटी, आपने जिन का लफ्ज सुना होगा। जिन? हाँ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो बाबा जी हम लोग जिन हैं। मेरा बाप जिन्नों का बादशाह है और मैं जिन शहजादी हूँ। जिन शहजादी? हाँ बाबा जी, मैं अपने जिन बादशाह की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं जो चाहूँ अपने माँ बाप से मनवा लेती हूँ। ये जिन्नों के बादशाह का महल है। हाँ बाबा जी, मेरे अब्बा और अम्मी जिन्नों के दूसरे मुल्क में गए हुए हैं। पहाड़ों के उधर भी हमारा एक मुल्क है। अब्बा जी मेरी अम्मी के साथ साल में 2-3 मरतबा उधर जाते हैं। कल सुबह आ जाएंगे, आपको उनसे मिलवाऊंगी। नहीं बेटी। वो क्यों? मैं डर जाऊंगा। शानू जोर से हंस पड़ी। नहीं बाबा जी, मैं जब उनको बताऊंगी कि मैं आपको बेहद अजीज समझती हूँ तो वो आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप। ये सवाल करें तो आप उनसे अपने दिल की सबसे बड़ी आरजू बता दें, जरूर पूरी कर देंगे। शानू और नादी बातें करते रहे। फिर नादी को एकदम ही नींद आ गई और वो सो गया। नादी जागा तो उसके कानों में शानू के ये लफ्ज गूंज रहे थे, आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप। ये सवाल करें तो आप उनसे अपने दिल की सबसे बड़ी आरजू बता दें, जरूर पूरी करेंगे। मैं कौन सी आरजू बताऊं? इन लम्हों में नादी के दिल में कई आरजुएं आ गईं। शानदार महल, ढेर सारी दौलत, मुल्क की सैर। उसे ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों का ख्याल आया। वो सोचता रहा और आखिर एक आरजू पर मुतमईन हो गया। मैं यही आरजू जिन बादशाह को बताऊंगा। दूसरी सुबह उसने अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर देखा। खादम और खादमाएं सब भागे जा रहे थे। उसे मालूम हो गया कि शानू के माँ बाप महल में आ गए हैं। खादम नादी के लिए फल और मशरूबात ले आए। नादी फारिग हुआ तो शानू आ गई। उठिए बाबा जी, अब्बा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तख्त सामने आ गया था। नादी अब के तन्हा उस पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद तख्त बरदारों ने तख्त एक बहुत ही शानदार वसी दरवाजे के आगे रख दिया। वो तख्त से उतरा तो देखा कि एक बहुत रोबदाब वाला शख्स, उसके चेहरे से जलाल और जमाल झलक रहा है, दरवाजे के बाहर आ रहा है। खुश आमदीद बाबा जी। जिन्नों के बादशाह ने नादी का हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। अंदर से उसे एक मरसा तख्त पर बिठा दिया गया। बादशाह बोला, मेरी बेटी शानू आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती है। मैं भी उसे बेहद अजीज समझता हूँ। मुझे आपके मुतालिक सब कुछ मालूम है। बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी आरजू पूरी करूँगा। नादी के दिल में जज्बात का एक तूफान बरपा था मगर अल्फाज उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। बताइए बाबा जी। झिझक ऐसी? बताइए।
जिन्नों के बादशाह का लहजा बहुत नरम, मुलायम और मीठा था। बादशाह सलामत, नादी बोला। फरमाइए बाबा जी, फरमाइए। बादशाह सलामत, मुझे दुनिया में 2 हस्तियों से बेहद प्यार है। एक तो मेरा पोता है माली और दूसरी हस्ती है शानू। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरी मौत तक मेरी आंखों के सामने रहें। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू ये है कि इनकी शादी हो जाए। ये कायक यूं लगा कि आसमान की बिजली बड़े जोर से कड़की है और करीब ही आ गिरी है। क्या कहा गुस्ताख बुढ़े, जिन्नों के बादशाह की बेटी की शादी तुम्हारे पोते के साथ? बोलो, यही कहा है ना तुमने? नादी थर थर कांप रहा था। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। बादशाह नादी की तरफ आने लगा। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। नादी ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और बेख्तियार पीछे हट गया। गुस्ताखी और ऐसी गुस्ताखी! बादशाह के कदम रुक गए। एक आदमजाद ऐसी गुस्ताखी भी कर सकता है? हमारी बेटी एक बुढ़े मफलूकुल हाल मल्लाह की बहू बन सकती है? नादी उसकी आंखों के शोलों की ताब नहीं ला सकता था। तुमने बहुत बड़ा और नाकाबिले माफी जुर्म किया है बुढ़े, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कहकर बादशाह ने अपने उन खादमों की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर आंखें झुकाए बड़े अदब और एहतराम के साथ खड़े थे। ले जाओ इस गुस्ताख को और फेंक दो उसे अंधे कुएं में। ये हुक्म सुनते ही कई खादम बैक वक्त नादी की तरफ बढ़े जो अब गिर पड़ा था। रहम, मेरे सरताज रहम। ये कहने वाली एक बड़ी खूबसूरत खातून थी जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। वो न जाने कहां से भागी हुई आई थी और बादशाह के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। रहम? किस पर रहम? इस गुस्ताख बुढ़े पर? हाँ मेरे सरताज, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए? हाँ, वो ये सदमा सह नहीं सकेगी। बादशाह ने अपना दायां हाथ हिलाया। खादिम जो नादी को उठाने ही वाले थे रुक गए। शानू की माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं सच कह रही हूँ शानू के अब्बा। जिन्नों के बादशाह की बेटी और एक गरीब मुफलिस आदमजाद के पोते से उसकी शादी, सोचा तुमने? बादशाह गरजा। खातून खामोश रही। बादशाह ने हुक्म दिया, बुलाओ शानू कहाँ है? ये हुक्म सुनते ही कई खादमाएं दरवाजे की तरफ भागी। चंद लम्हों के बाद शानू आ गई। वो रोती रही। उसकी आंखें अब भी आंसू बहा रही थी। शानू, जी अब्बा जी। क्या कहती हो तुम? बादशाह का लहजा भी तक गजबनाक था। अब्बा जान, मेरी माँ ने ठीक कहा है। ठीक कहा है? बादशाह गरजा। शानू ने कुछ कहने की बजाय हाँ में अपना सर हिला दिया। बादशाह 2-3 लम्हे शानू को घूर कर देखता रहा, फिर उन खादमाओं को जिन्होंने नादी को घेरे में ले रखा था और अपने मालिक के नए हुक्म का इंतजार कर रहे थे, मुखातिब करके बोला, जाओ ले जाओ इसे, उस कश्ती में बिठा कर ले जाओ जिसमें ये आया था। खादमों ने अदब से सर तस्लीम खम कर दिया। बादशाह ने बड़े गजबनाक लहजे में कहा, और ओ बुड्ढे, कान खोलकर सुन ले, कभी तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम ना आए और तुम कभी इधर आने का सोचना भी नहीं, सुन लिया? नादी ने हाँ में सर हिला दिया और बादशाह तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे उसकी बीवी भी चली गई। एक खादम बैठ गया और नादी को अपने शानों पर बिठाने की कोशिश करने लगा। नादी के कदम डगमगा रहे थे। खौफ से उसका चेहरा जर्द हो चुका था। शानू उसके करीब पहुंच गई और बोली, बाबा जी, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं शानू बेटी, मुझे माफ कर दें बाबा जी। शानू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रो नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा जान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कहाँ जिन्नों के बादशाह की बेटी और कहाँ एक गरीब बदहाल मल्लाह का पोता। मैंने बड़ी नाजायज बात कही थी, आप मुझे माफ कर दें। शानू ने नादी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माफ कर दे ना। अच्छा बेटी, माफ कर दिया ना? हाँ। और नादी ने अपना दायां हाथ बड़ी शफकत से शानू के सर पर फेरा। खादिम अभी तक इस इंतजार में बैठा था कि नादी उसके शानों पर बैठ जाए तो वो उसे बाहर ले जाए। शानू ने उस खादिम से कहा, इस तरह नहीं, तख्त लाओ और बड़े एहतराम से ले जाओ। वो खादिम उठ बैठा। शहजादी जी, खादिम कहना चाहता था कि बादशाह ने उसका हुक्म नहीं दिया था कि शानू बोली, मैंने जो कहा है वही करो। खादिम ने सर झुका दिया। 4 खादिम तख्त ले आए। नादी उस पर बैठने लगा तो शानू ने अपने कुर्ते के नीचे हाथ डाला और उसके हाथ में अशरफियाँ चमकने लगी। ले जाइए बाबा जी। शानू ने अशरफियों वाला हाथ नादी की तरफ बढ़ा दिया। नहीं बेटी, मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरी खातिर ले लीजिए, शानू ने कहा। नादी ने वो अशरफियाँ अपने कुर्ते की जेब में डाल दी और खादमों के हाथ तख्त की पायों की तरफ बढ़ने लगे। बाबा जी, शानू ने नादी को तख्त के ऊपर बैठते हुए देखकर कहा, खुश रहें और अच्छे दिनों का इंतजार करें। तुम भी सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। शानू की माँ आई और शानू का हाथ पकड़कर उसे ले गई। शानू अभी तक रोए जा रही थी। लगता था वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उसकी बार बार हिचकियां बन जाती थी। उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले आई और उसे मखमल के एक गद्दे पर बैठा दिया और खुद उसके सामने दूसरे गद्दे पर बैठ गई। शानू, मेरी प्यारी बेटी। इसके जवाब में शानू अपनी उंगलियों से रुखसारों पर बहते हुए आंसू पोंछने लगी। वो बहुत रो रही थी। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरी बेटी। तुम जानती हो तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत करता है?
शानू के इन अल्फाज पर उसकी माँ उसे हैरत से तकने लगी। शानू, ये अल्फाज तुम कह रही हो? हाँ। नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। अगर तुमसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत ना होती तो उस बुढ़े का जुर्म कैसे माफ कर देते? माफ कहाँ किया है? माफ नहीं तो और क्या किया है? उसे वापस जिंदा सलामत भेज दिया है। शानू खामोश रही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी हिचकी बन जाती थी। बेटी जरा सोचो, जो बात उसने की है वो कोई आदमजात कर सकता है? वो कहाँ और हम कहाँ? हम और मखलूक हैं और वो और मखलूक है। तो इससे क्या हुआ अम्मी जान? इससे कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो, तुम शहजादी हो, जिन्नों के बादशाह की इकलौती बेटी हो। ये बात तुमने क्यों कर बुला दी है? अम्मी, ये कहकर शानू चुप हो गई। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बाबा जी के यहाँ खुश रहूंगी। हरगिज नहीं, जिन शहजादी एक मल्लाह के घर कभी खुश नहीं रह सकती। मैं रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं वहाँ जाऊंगी। पागल हो गई हूँ शानू, पागल ही सही, मगर ये मेरा फैसला है। शानू की माँ को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस कदर बढ़ जाएगा। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और बेटी के चेहरे को उनकी गिरफ्त में ले लिया। पागलपन मत करो शानू, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और देखो, तुम कभी अपने महल से बाहर ही नहीं निकली हो। तुम्हें क्या खबर कि गरीब आदमजाद कैसे कैसे छोटे मिट्टी और ईंटों के बने हुए घरों में रहते हैं, और वो क्या खाते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। शानू की माँ को पूरी तवक्का थी कि उसके अल्फाज का शानू पर जरूर असर होगा, मगर शानू बोली, मुझे बाबा जी ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? उनके कैसे मकान होते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। शानू की माँ कुछ और कहने वाली थी कि बादशाह आ गया। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? इसका पागलपन दूर हुआ या नहीं? दूर हो जाएगा, शानू की माँ बोली। क्यों शानू? बादशाह ने शानू से पूछा। अब्बा जान, मैं आपसे कैसे गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपका हुक्म मानूंगी, चाहे मैं मर जाऊं, मगर जो आप फरमाएंगे वही करूंगी। शानू की माँ ने अपने शोहर को फिक्रमंदी से देखा और अपने होंठों पर उंगली रख दी। बादशाह वापस चला गया। जिन्नों के बादशाह के महल से दूर उसके 4 खादम नादी के तख्त के चारों पाए पकड़े तेजी से चले जा रहे थे। नादी हैरान परेशान बैठा था। उसे रह रहकर शानू का ख्याल आ रहा था। बेचारी कितनी दुखी नजर आती थी। उसे उन अशरफियों का ख्याल भी आ गया जो उसके लंबे कुर्ते की जेब में पड़ी थी। मैं उन अशरफियों का क्या करूंगा? मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा, किसी को उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मरते वक्त अपने पोते माली को दे जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपना हाथ जेब से निकाल लिया और इर्द गिर्द देखा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ खड़े थे। कहीं कहीं उनकी चोटियों पर बर्फ भी नजर आ रही थी। हिरन और जंगली जानवर भी नजदीक दौड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सवाल यकायक उसके जहन में आ गया और वो उन वाकयात को याद करने लगा जो पिछले चंद रोज में उसे पेश आए थे। जिन उसका तख्त उठाए आगे ही आगे चले जा रहे थे। अब कुछ दूर एक चमक सी दिखाई दी। ये दरिया के पानी की चमक थी। और थोड़ी देर बाद जिन नादी का तख्त दरिया के किनारे उस जगह रख रहे थे जहाँ नादी की पुरानी कश्ती साहिल के साथ खड़ी थी। वो हैरत से सोचने लगा, ये कश्ती तो डूब गई थी, सही सलामत कैसे रही? एक जिन ने उसे आराम से अपने ताकतवर बाजू में उठाया और कश्ती में बिठा दिया। कश्ती के अंदर उसकी वो लाठी भी मौजूद थी जो बुढ़ापे में उसका सहारा बन गई थी। इसके अलावा 2 चप्पू भी थे। वो कश्ती में बैठ चुका था। अब बाकी तीनों जिन भी आ गए। 2 जिन्नों ने चप्पू संभाल लिए। एक कश्ती के एक सिरे पर बैठ गया था और दूसरा बाएं तरफ। कश्ती दरिया का सीना चीरती हुई चली जा रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नादी ने वो जगह पहचान ली जहाँ उसकी कश्ती बंधी रहती थी और जहाँ वो घंटों बैठा रहता था। कश्ती किनारे लग गई थी। एक जिन ने नादी को उसकी लाठी के साथ उठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बाकी तीनों भी बाहर निकल आए। एक ने कश्ती के रस्से को दरख्त से बांध दिया। नादी कश्ती से दूर बैठा था। चारों जिन उसके इर्द गिर्द सर झुकाकर खड़े थे, जैसे उसके हुक्म के मुंतजिर हों। क्या आपको घर तक ले जाएं? एक जिन ने बड़े अदब और एहतराम से पूछा। नहीं, मैं अपने घर खुद जाऊंगा। हमारे लिए हुक्म? दूसरे जिन ने सवाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। चारों ने एक साथ अपने सर झुकाए और देखते ही देखते दरिया में उतर गए। वो यूं पानी में चले जा रहे थे जैसे खुशकी में कदम उठा रहे हों। नादी ने चंद मिनट तक उन्हें देखा और फिर उनसे नजरें हटा ली। वो अपनी लाठी के सहारे खड़ा हो गया और चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठा रहा था। कुछ दूर उनके मकान की दीवारें दिखाई दे रही थी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसका पोता उसे मिल जाए। वो अभी चंद कदम ही चला था कि माली दौड़ता हुआ आया और दादा जान कहकर उससे इस तरह लिपट गया कि वो खड़ा न रह सका और लड़खड़ाकर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से नादी के दाएं घुटने पर चोट लगी, मगर अपने प्यारे पोते से मिलकर उसे इतनी खुशी हुई थी कि बयान से बाहर है। खुशी में उसे अपनी चोट का भी एहसास नहीं हुआ। लाठी उसके हाथ से निकलकर कुछ दूर जा पड़ी थी। माली ने अपने दादा जान को उठाने की कोशिश की। नादी ने उसे लाठी पकड़ाने का इशारा किया। लाठी हाथ में आई तो वो उस पर सारा जोर डालकर उठ बैठा। दादू कहाँ चले गए थे? नादी हंस पड़ा। बस बेटा, चला गया था, खुद नहीं गया था, किस्मत ले गई थी। कहाँ दादा जान? बताऊंगा। सुनाओ, सब लोग ठीक हैं? सब ठीक हैं, तुम्हारे लिए बड़े परेशान थे, शुक्र है आ गए हो। दादा जान?
मैं हर रोज यहाँ आकर देर तक बैठा रहता था। अम्मा कहती थी बस करो अब, डूब मरा है तुम्हारा पागल दादा। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, पर मैं उसकी बात नहीं मानता था। उसने कहा तो ठीक है। क्या दादू? मैं सचमुच डूब गया था। ये सारी बातें तुम सबको बताऊंगा। दोनों दादा पोता आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगे। घर से कुछ दूर ही थे कि माली की माँ बख्शू की नजर उन पर पड़ी। वो तेजी से आई। पहले तो उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से आंखें मली और फिर घूर घूर कर नादी को देखने लगी। अम्मा, मैं ना कहता था कि दादू आ जाएगा, देख लो आ गया है ना। बाबा तो सचमुच आ गया है। माँ का ये फिक्रा सुनकर माली गुस्से से बोला, अम्मा तू देख नहीं रही दादा जान को? देख तो रही हूँ पर यकीन नहीं आता अम्मा, मेरा दादू जिंदा सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। इसी असना में घर के कई लोग भागते हुए आ गए। वो सब नादी को देखकर हैरान थे। बख्शू उन लोगों से बोली, देखा तमाशा, न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर आ गया है। हम तो समझे थे मर खप गया है। मेरा दादू मरने वाला नहीं है। माली ये कहते हुए एक बार फिर नादी से लिपट गया। अब्बा कहाँ रहे इतने दिन? ये सवाल माली के बाप ने किया और इस सवाल के जवाब में नादी ने अपना दायां हाथ इस अंदाज से लहराया गोया कह रहा हो सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा। घर तक पहुँचते पहुँचते एक मेला लग गया। जिसने नादी को देखा दौड़कर आ गया। घर आकर नादी दरवाजे के आगे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। बाकी सब लोग उस चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हो गए। माली, पानी पिलाओ। माली घर में चला गया और चंद ही लम्हों में पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला ले आया। नादी ने प्याला होंठों से लगाया और प्यास बुझाकर प्याला माली को दे दिया। बाबा अब बताओ ना, कहाँ चले गए थे? ये सवाल माली के बाप सुमरू ने पूछा था। पुत्र क्या बताऊं कहाँ चला गया था, तुम लोग मानोगे नहीं। नादी ने अपनी दाढ़ी में दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए कहा, हम मानेंगे। बैक वक्त कई आवाजें बुलंद हो गईं। तो सुनो। सबके सब नादी को टिकटिकी बांध कर देखने लगे। मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। इतना सुनना था कि सबके मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह गए। जिन्नों के मुल्क में? फिर कई आवाजें गूंज उठी। नादी हाँ में अपना सर हिलाने लगा। माली नादी के लिए हुक्का ताज़ा करके ले आया। सुना माली, तेरा दादा क्या कहता है? बख्शू ने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा। कहता है मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। अच्छा दादू, तूने यकीन कर लिया है माली? हाँ अम्मा, मेरा दादा जान कभी झूठ नहीं बोलता। बख्शू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इससे पूछो तो जरा जिन कैसे होते हैं। माली ने नादी की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे कह रहा हो, बता दो दादू, अम्मा क्या पूछ रही है। नादी ने हुक्के के 3-4 कश लगाए। वाह, अपने हुक्के का मजा ही और है। वहाँ तो सोने चांदी का हुक्का था पर मजा नहीं आता था। नादी ने एक और कश लगाकर कहा, सोने चांदी का हुक्का? सच? एक शख्स ने हैरत से कहा। वहाँ तो हर चीज अजीब थी। नादी बोला, दादू सुना है जिन्नों के सर पर सींग होते हैं। होते हैं? माली ने पूछा। नहीं, इंसानों की तरह होते हैं मगर बड़े ताकतवर और शाहजोर होते हैं। अब्बा तू वहाँ कैसे चला गया था? सुमरू ने पूछा। नादी बताने लगा कि वो कैसे कश्ती में बैठ गया था और कश्ती चल पड़ी थी। फिर दरिया में तुगयानी आ गई। एक लहर ने उसे उठाकर किनारे पर गिरा दिया। जिन्नों की शहजादी आई और उसे अपने खादम जिन्नों की मदद से महल में ले गई। देर तक तरह तरह के सवाल पूछे जाते रहे। बाबा मुझे भी वहाँ ले चलो, मैं जिन देखना चाहता हूँ, माली ने कहा। नादी ने आ भरी। ये नहीं हो सकता माली, अब मैं कभी वहाँ नहीं जा सकता। क्यों कभी नहीं जा सकता? जिन्नों का बादशाह मुझसे नाराज हो गया है। क्यों नाराज हो गया है? ये बात तुम्हें बताने की नहीं है। नादी ने दोबारा आ भरी। सवाल होते रहे और नादी जवाब देता रहा। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सिवाय माली के सब शको शुबे से नादी को देखे जा रहे थे। बख्शू बोल उठी, चलो अपने काम करो। बुड्ढे की तो मत मारी गई है, पता नहीं कहाँ चला गया था। खुद तो पागल ही है, ऐसी बातें सुनाकर हमें भी पागल बना रहा है। नहीं, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। सच कहा है तो इसका सबूत दो। बख्शू नादी के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। सबूत मांगती है तू चुड़ैल? हाँ सबूत मांगती हूँ। तू अपना रोब जमाना चाहता है। मैं तुझे भला जानती नहीं हूँ? अव्वल दर्जे के झूठे हो। अम्मा चुप करो, माली ने माँ को खामोश रहने के लिए कहा। चुप कर तू, आया दादा का हमायती बनकर। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। कहता है कि मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था और जिन्नों की शहजादी उस पर बड़ी मेहरबान हो गई थी। एक शख्स हंसकर बोला, ये बुढ़ा खुसट और जिन्नों की शहजादी। बख्शू जोर से हंस पड़ी। तू नहीं मानती? नादी ने गुस्से से कहा। नहीं मानती, 100 बार नहीं मानती, 1000 बार नहीं मानती। तो देख। ये कहकर नादी ने अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो उसकी हथेली पर अशरफियां चमक रही थी। सबकी आंखें अशरफियों की रोशनी से चकाचौंध हो गईं। ये वो अशरफियां थीं जो जिन शहजादी ने दी थीं। बख्शू अशरफियों को देखती रह गई। जितने लोग खड़े थे सबके सब दम बखूद हो गए। नादी ने अशरफियां फिर जेब में डाल ली और मजे से हुक्के के कश लेने लगा। शानू बाबा नादी के जाने के बाद चुप चुप रहने लगी। पहले वो अपनी सहेलियों के साथ
सैर व तफरीह और नाच गाने में बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया करती थी। रात के वक्त कभी कभी अपनी अम्मी से अपने बुजुर्गों की बातें भी देर तक जागकर सुना करती थी। किसी बाग में कोई पौधा अपनी शाखों पर नए फूलों की बहार दिखाने लगता तो शानू ये नए फूल बड़े शौक से जाकर देखा करती थी। मगर जब से नादी गया था उसकी हालत ही बदल गई थी। उसके माँ बाप को उसकी बदली हुई हालत पर दुख होता था। वो उसे हर तरह खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वैसी की वैसी हो जाती। एक बार शानू की अम्मी ने देखा कि आधी रात तक वो अपने पलंग पर लेटी हुई पहलू बदल रही है, तो वो अपना पलंग छोड़कर उसके पलंग पर आ गई। इस रात उसका बाप जिन्नों के दूसरे मुल्क में था और सुबह आने वाला था। क्यों शानू, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही अम्मी। क्यों नींद नहीं आ रही? मैं क्या बताऊं अम्मी, गाना सुनोगी? नहीं अम्मी, गाना सुनने को जी नहीं चाहता। गाना सुनने से नींद आ जाती है। ये कहकर शानू की अम्मी ने ताली बजाई। एक खादमा हाजिर हो गई। हुक्म मलका, देखो हमारी बेटी गाना सुनेगी। खादमा ने अपना सर खम किया और फौरन चली गई। चंद लम्हों के बाद शाही मुगनिया अपना रुबाब लेकर आ गई। मुगनिया गाने लगी, गाती रही। शानू बेजार सी हो गई। उसे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी और चाहती थी कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मुगनिया गाए चली गई तो वो बोली, बस अम्मी। मलका ने मुगनिया को गाना बंद करने का इशारा किया और वो चली गई। दोनों माँ बेटी खामोशी से लेटी हुई थी कि शानू बोली, अम्मी क्या ये बात ठीक है कि मेरी नानी अम्मा जिंदा है और यही कहीं रहती हैं? ये खबर तुमको किसने दी है? शानू की माँ ने हैरत से पूछा। अम्मी आपको याद नहीं, हमारे दूसरे मुल्क से एक बुजुर्ग खातून आई थी। एक रोज वो और मैं बाग में टहल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था। शानू की माँ पलंग पर तकिए का सहारा लेकर बैठ गई और बोली, उन्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो क्यों अम्मी? शानू की अम्मी खामोशी से कुछ सोचने लगी। आखिर क्यों अम्मी? ये बात ना तो मेरे बताने की है और ना तुम्हारे सुनने की। बस अब इस जिक्र को खत्म करो। नहीं अम्मी, आपको बताना पड़ेगा। नहीं शानू नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कहूंगी। शानू की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और वो भराई हुई आवाज में बोली, अम्मी आप भी मेरे बाप की तरह। शानू अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। शानू की माँ ने बेटी के आंसू अपनी उंगलियों से पूंछे और उसे गले से लगाकर कहने लगी, बेटी तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो, मगर हमारे मुल्क के कुछ ऐसे असूल हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा बाप जो सारे जिन्नों का हुक्मरान है और जिसके सामने तमाम जिन थर थर कांपते हैं, वो भी इन असूलों के सामने बेबस हैं। अम्मी कहो मेरी प्यारी बेटी। उन बुजुर्ग खातून ने बताया था कि मेरी नानी अम्मा का सब एहतराम करते हैं। हाँ करते हैं, फिर भी वो सबसे छुपी बैठी हैं। मत करो ऐसी बातें, मैंने कहा है ना कि उसके बारे में कुछ भी ना पूछो। मलका के लहजे में किसी कदर तलखी आ गई। अच्छा अम्मी, मैं कुछ नहीं पूछती, तो अब सो जाओ। शानू लेट गई। रात गुजर गई। सुबह के वक्त बादशाह आ गया। उसने आते ही शानू को गौर से देखा और जब महसूस किया कि शानू के चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट नहीं है तो बोला, शानू क्या बात है, तुम अभी तक गमगीन दिखाई देती हो। नहीं अब्बा जान, मैं गमगीन तो नहीं हूँ बेटी। हमने सोचा है आज तुम्हें दूर दूर की सैर कराएंगे। नई नई चीजें देखोगी, नए नए पहाड़, नए नए बाग। यहाँ महल में रहकर शायद तुम ज्यादा खुश नहीं हो। अब्बा जान, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने ही मुल्क में कैद रहूंगी, बाहर नहीं जा सकूंगी। तो क्या तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो? शानू खामोश रही। शानू की माँ आ गई और वो शानू को अपने साथ लेकर अपने खास कमरे में चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। अम्मी मैंने ठीक ही तो किया है। जहाँ जाऊंगी वहीं अपने ही लोग होंगे, वही पहाड़, वही दरिया। मैं नई दुनिया में जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या कुछ है। अम्मी मैं बाबा जी के घर चुप लड़की पागल हो गई है, ऐसा कभी मुमकिन नहीं। मैं नोमी को बुलाती हूँ। यही मैं चाहती हूँ अम्मी, शानू ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा। नोमी महल की मुहाफिज थी। तमाम खादमाएं उसका हुक्म मानती थी। शानू उससे बड़ी मानूस थी और उसे नोमी अम्मा कहकर मुखातिब किया करती थी। ताली बजते ही एक खादमा हाजिर हो गई। नोमी को बुलाओ, मलका ने हुक्म दिया। चंद लम्हों के बाद नोमी आ गई। नोमी इसे समझाओ, इसे बताओ कि ये जिन्नों के बादशाह की बेटी है और दुनिया के इंसानों से इसका मर्तबा बुलंद है। आदमजादों से इसका कोई वास्ता नहीं है और ना हो सकता है। इसे समझाओ कि पागलपन मत करे। नोमी शानू को करीबी बाग में ले गई। दोनों एक खूबसूरत फूलों से लदे हुए पौधे के पास सब्ज घास के ऊपर बैठ गई। उस वक्त नोमी ने शानू से एक ऐसे लहजे में बात की जिसमें एहतराम भी था और शफकत भी। नोमी कहने लगी, शहजादी मैंने आपको गोद में खिलाया है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करनी चाहिए। बताइए आप क्या चाहती हैं? शानू बोली, मैं शहजादी हूँ मगर तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें अपने दिल में हमेशा अपनी खाला का दर्जा दिया है। तुम मुझे शहजादी ना कहो, शानू कहो। तो ठीक है शानू बेटी, अब कहो। शानू ने अपना सर नोमी के ज्यादा करीब कर लिया। खाला
मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि मैं महल में रहकर खुश नहीं हूँ। मैं किसी नई दुनिया में जाना चाहती हूँ और बाबा को मैं अपना एक ऐसा बुजुर्ग समझती हूँ जिसके लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम और एहतराम से ज्यादा मोहब्बत है। मेरे बाप ने बेइज्जत करके उसे निकाल दिया, जिसका मुझे बेहद सदमा है। नोमी ने बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा। शानू, तुम्हारे बाबा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मलका ने उसकी सजा माफ करवा दी। ये कोई गुस्ताखी नहीं थी। शानू, क्या कह रही हो तुम? बाबा की ख्वाहिश मेरी अपनी ख्वाहिश भी है। शानू, नोमी को सख्त हैरत हुई। मैं यही चाहती हूँ, मैं इंसानों की दुनिया में रहूंगी, अपने बाबा के पास। इससे मुझे खुशी होगी। जानती हो, बाबा एक गरीब मल्लाह है और उसका पोता भी गरीब मल्लाह ही होगा। कोई बात नहीं खाला। शानू के चेहरे पर एक ऐसी सुर्खी आ गई जिससे मालूम होता था कि वो जो कुछ कह रही है उस पर पूरा पूरा यकीन रखती है। ये तुम्हारा अटल फैसला है? बिल्कुल अटल। शानू, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है तो फिर? शानू ने बात अधूरी छोड़ दी। नोमी उसे चुपचाप देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके लिए उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। खाला, चुप हो गई हो? क्या कहूँ, लगता है वही कहानी दोहराई जाने वाली है। कौन सी कहानी? उस बुजुर्ग खातून की कहानी जिसका जिक्र तुम सुन चुकी हो और जिसके बारे में कुछ बताने से मलका ने इनकार कर दिया था। नानी जान, नोमी ने सर हिलाकर इकरार किया। पता नहीं ये क्या मौमा है। अम्मी ने ये बात सख्ती से रद्द कर दी थी। नोमी बोली, उन्हें रद्द ही करनी चाहिए थी। शानू बेटी, ये बुजुर्ग खातून तुम्हारी नानी नहीं है, किसी की भी रिश्ते में नानी नहीं है, क्योंकि उसने शादी की ही नहीं। तुमने मुझे खाला कहा है और मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा अजीज जानती हूँ। तुम्हारी माँ ने जो कुछ नहीं बताया वो मैं तुम्हें बताती हूँ। नोमी कुछ लम्हे बिल्कुल खामोश रही। हमारे मुल्क की उस बुजुर्ग तरीन खातून का नाम शमिया है। उसने भी वही जिद की थी जो तुम कर रही हो। क्या? तुम्हारे बाबा की तरह एक इंसान यहाँ आ गया था। वो नौजवान था। शमिया उसे घर ले गई। दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। बुजुर्गों ने उस नौजवान को जदोकोब करके निकाल दिया था। वो उसे अंधे कुएं में डालना चाहते थे, मगर शमिया ने कहा, उसे अंधे कुएं में डालोगे तो मैं भी उसमें छलांग लगा दूंगी। तो वो नौजवान इंसान चला गया। हाँ, चला गया। महल का एक खादम उसे उठाकर दरिया के दूसरे किनारे फेंक आया था। वो आया कैसे था खाला? इस तरह जिस तरह ये बाबा आया था। उसके बाद शमिया ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। इस वक्त वो महल के एक ऐसे कमरे में है जिसे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, और ये राज मेरे सीने में हमेशा हमेशा रहेगा। थोड़ी देर के बाद नोमी और शानू अपने अपने ख्यालात में डूबी हुई बाग से निकलकर महल में चली गई। रात आधी गुजर गई थी। नोमी हाथ में बिलोरी शमादान थामे सारे महल का चक्कर लगाकर अभी अभी अपने कमरे में गई थी। रात के वक्त वो 2-3 बार सारे महल में घूमकर ये देखती थी कि सारे मुहाफिज अपनी अपनी जगह कर मुस्तद खड़े हैं, इनमें कोई गैर हाजिर तो नहीं है। नोमी के कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। उसने शमादान शिफाफ शीशे की मेज के ऊपर रख दिया और पलंग की तरफ जाने लगी। उसकी आंखें नींद से बोझल थी। वो सोना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक पर वो हैरान रह गई। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, कौन है? खाला, मैं हूँ। शानू बेटी, तुम? हाँ खाला। नोमी ने दरवाजे पर दायां हाथ रखा ही था कि वो खुल गया। नोमी का माथा ठनका। ऐसे वक्त शानू का उसके यहाँ यकलख पाना एक गैर मामूली वाकया था। शानू अंदर आ गई। खाला, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? क्या मेरा साथ नहीं दोगी? ये तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? नोमी बोली, तो सुनो, मैं बुजुर्ग खातून शमिया से मिलना चाहती हूँ। ये फिक्र सुनकर नोमी हक्का बक्का रह गई। क्या कह रही हो तुम शानू? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है और अटल फैसला है। शानू, तुमने सोचकर ये फैसला नहीं किया। जानती हो, महल में किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि वो रहती कहाँ है। कोई भी किसी से उनके बारे में सवाल नहीं कर सकता। सब उन्हें भूल चुके हैं। कुछ भी हो, मैं उनसे मिलूंगी। नहीं शानू, नहीं। तुम्हारी ये जिद बड़ी खतरनाक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। खाला, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तन्हा उनकी तलाश में निकल जाऊंगी। एक मेहरबानी करो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन सा रास्ता उनके घर की तरफ जाता है। नामुमकिन। तो खाला ठीक है, तुम मेरा साथ ना दो, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। खैर, मैं सब कुछ तन्हा करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कहकर शानू दरवाजे की तरफ मुड़ी। रुक जाओ शानू, रुक जाओ। तुमने मुझे बहुत ही बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। बादशाह सलामत को मालूम हुआ तो वो न जाने मुझे कितनी कड़ी सजा देंगे। खाला, कहो। शानू का चेहरा पुख्ता अज़म की वजह से सुर्ख हो गया था। वो सजा मेरे लिए भी होगी। मैं तुम्हें ऐसे मौके पर तन्हा नहीं छोड़ूंगी, इसका वादा करती हूँ। लम्हे गुजरते जा रहे थे। वो दोनों शमादान की रोशनी में खड़ी थीं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रही थी। नोमी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके मुकाबले में शानू का चेहरा पुख्ता इरादे की कुव्वत से चमक रहा था। खाला, शानू नोमी को मुखातिब करके कुछ कहना चाहती थी, मगर कह न सकी क्योंकि नोमी ने शमादान उठा लिया था। थोड़ी देर बाद नोमी
शमादान उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी और शानू उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। दोनों अभी तक खामोश थीं, बस चुपचाप चली जा रही थी। खाला, चुप क्यों हो? शानू मुझसे पूछती हो चुप क्यों हो? क्या तुम चुप नहीं हो? मैं भी हूँ खाला, कुछ सोच रही हूँ। क्या? नानी अम्मा मुझे अचानक देखकर क्या कहेंगी? क्या कहेंगी ये तो बात की बात है। पहले तो उन तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। जब से वो गोशा नशीन हुई हैं कोई भी उन तक नहीं पहुँचा। तो हम कहाँ जा रहे हैं खाला? कोशिश तो यही है कि वहाँ तक पहुँच जाएं। रास्ता बहुत पेचीदा है, मैं इसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। तुमने इसरार किया तो मैं चल पड़ी। खाला, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची शानू की बात रद्द नहीं कर सकती। शमादान की मध्यम रोशनी में वो कई कमरों से गुजरी, कई दालानों को अबूर किया और बार बार सीढ़ियों पर चढ़ी। एक मकाम पर एक गरजदार आवाज़ बुलंद हुई। कौन हो तुम? ये आवाज़ बड़ी करख्त और खौफनाक थी। दोनों ने बैक वक्त आगे देखा। एक स्याह रंग का बुलंद कामत जिन खड़ा था और अपने खौफनाक दांत निकाले हुए देख रहा था। नोमी बोली, हम नानी अम्मा के पास जा रहे हैं। वापस जाओ। हम वापस नहीं जाएंगे। शानू ने अपने मजबूत इरादे का इजहार किया। ये शहजादी शानू है, नोमी ने शानू की तरफ इशारा करते हुए कहा। यकायक जिन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने शहजादी शानू के सामने अदब से सर झुका दिया और लजाजत से बोला, मैं मजबूर हूँ, वहाँ तक जाने का हुक्म नहीं है, कोई भी उधर नहीं जा सकता। नोमी कहने लगी, ठीक है, इन्हें बता दें कि शहजादी शानू आ रही हैं। ये भी नहीं हो सकता। नोमी और शानू एक दूसरे को मायूसी से देखने लगी। वो इसी घूम की हालत में खड़ी थी कि एक आवाज़ आई, आने दो। ये एक बारीक और मुलायम आवाज़ थी। इस आवाज़ के सुनते ही जिन ने अपना सर झुका दिया और एक तरफ चलने लगा। एक वसी दालान से गुजरकर नोमी और शानू ने चंद सीढ़ियाँ तय की। उनके कानों में एक मीठे नगमे की आवाज़ आने लगी। जिन वहाँ रुक गया। दोनों एक ऐसे कमरे में पहुँच गए जिसमें 14वीं के चांद की साफ शफाफ लतीफ़ और मुलायम रोशनी फैली हुई थी। एक लड़की दफ बजा बजा कर गा रही थी और उसके सामने एक बलोरी तख्त के ऊपर एक बूढ़ी खातून नजर आ रही थी, जिसके सर के बाल पहाड़ की किसी बुलंद चोटी पर जमी हुई बर्फ की तरह दिखाई दे रहे थे। वो अपने सफ़ेद बुराक लिबास में संगे मरमर का एक मुजस्मा लगती थी। सिर्फ उसकी आंखें काली थी और ये काली आंखें शानू को मतवातर घूर रही थी। एक शीरी मगर रौबदार आवाज़ शानू को सुनाई दी, लड़की, जी मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहने आई हो। मैं सबसे अलग थलग हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ होता रहता है मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। तो क्या चाहती हो तुम? शानू ने मुश्किल से अपनी आंखें ऊपर उठाई। वो घबरा गई। शमिया की आंखें उसकी आंखों में उतरती चली जा रही थी। शमिया की आवाज़ दोबारा गूंजी, तो बोलो क्या चाहती हो तुम? नानी अम्मा, मैं वही कुछ चाहती हूँ जो आपने चाहा था। क्या? शमिया की आवाज़ में अब घन गर्ज आ गई थी। अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ? नोमी ने ज़रा आगे बढ़कर अदब एहतराम से सर झुकाकर कहा। नहीं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। शानू कहेगी जो कुछ उसे कहना है। मैंने अर्ज़ कर दिया है नानी अम्मा। शमिया खामोशी से शानू को देखती रही। मैंने जो कुछ चाहा था वो मैं नहीं कर सकी थी। क्या तुम भी वही कुछ करोगी जो मैंने किया था? नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, शानू ने जुर्रत से काम लेकर कहा। शाबाश, आगे आओ। शानू झिझकते झिझकते आगे बढ़ी तो शमिया ने उसे गले लगा लिया। यही मैं चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ अब लौट जाओ। शमिया ने शानू के सर पर शफकत से हाथ फेरा और शानू उल्टे कदमों चलने लगी। मैं आऊँगी, इत्मीनान के साथ जाओ। शमिया ने जब ये अल्फाज कहे तो वो मुस्कुरा रही थी। सुबह हो चुकी थी। महल के खादिम और खादमाएं बहुत से फल और रंगारंग मशरूबात से भरे बड़े गिलास ला लाकर मेज़ के ऊपर रख रहे थे। अभी तक बादशाह और मलका नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। पहले बादशाह आए। उनके चेहरे से साफ तौर पर मालूम होता था कि बड़े गुस्से में हैं। वो आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चंद लम्हों के बाद मलका और शहजादी शानू भी आ गई। मलका परेशान दिखाई दे रही थी। शानू चुपचाप और अफसरदा थी। तीनों खामोश थे कि बादशाह ने ताली बजाई। एक खादमा हाजिर हो गई। नोमी को बुलाओ। नोमी ने हाजिर होकर अदब से सर झुका लिया। नोमी, तुम रात के वक्त शहजादी को कहाँ ले गई थी? नोमी थर थर कांपने लगी। तुमने समझा था कि तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत का इल्म हमें नहीं होगा? बादशाह गरजे। जवाब दो, अब काम क्यों रही हो? आपकी बात का जवाब ये नहीं, मैं दूंगी अब्बाजान। रात मुझे नोमी नहीं, मैं नोमी को अपने साथ ले गई थी। शानू, तुम खामोश रहो। अब्बाजान, मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? रात जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। मैंने नोमी से कहा था मुझे नानी अम्मा शमिया के पास ले चलो। ये जाना नहीं चाहती थी, मैंने इन्हें मजबूर कर दिया। शानू ने कहा। और ये मजबूर हो गई? क्या ये जानती नहीं थी कि वहाँ जाना हमारे हुक्म के खिलाफ खुली बगावत है? ये बगावत इसने नहीं, मैंने की है अब्बाजान। ये गुस्ताख औरत इस बगावत में बराबर की शरीक है। सारे महल में शमिया के कमरे का इल्म इसके सिवा किसी को भी नहीं है।
اس نے तुम्हें वहां तक पहुंचाया है। ये मुजरिम है, इसने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी कम अज कम सजा मौत है। नोमी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अब्बा जान, इस जुर्म में अगर नोमी शामिल है तो मैं भी शामिल हूँ। ये मुजरिम है तो मैं भी मुजरिम हूँ। इस मर्तबा मलका बोली, शानू बेटी तुम अपनी जुबान बंद रखो, ये मामला बादशाह और नोमी के दरमियान है। नहीं अम्मी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम्हें खामोश रहना होगा। बादशाह ने बड़े गुस्से से अपनी बेटी को मुखातिब करके कहा। अब्बा जान, शानू कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी अम्मी ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराते हुए कहा, शानू मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या माँ की बात नहीं मानोगी? अम्मी, मैं अपनी जान भी आप पर कुर्बान कर सकती हूँ, मगर सच्चाई के इजहार से मुझे आपका प्यार और आपकी शफकत नहीं रोक सकती। बादशाह का चेहरा गुस्से से और सुर्ख हो गया था। हमारे हुक्म की तामील की जाए। चंद खादिमों ने आगे बढ़कर नोमी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। मुजरिमा को मीनार से नीचे गिरा दिया जाए। बादशाह ने अपना हुक्म सुना दिया। बादशाह सलामत, ये हुक्म आपकी बेटी के लिए भी है। शानू उठी और नोमी के साथ जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर मलका तेजी से बेटी की तरफ जाने लगी। नहीं नहीं, उसके मुंह से ये लफ्ज बेख्तियार निकल रहा था। रुक जाओ मलका। शमिया की आवाज यकलक बुलंद हुई। बादशाह और मलका उसे देखकर हैरान रह गए। आप? बादशाह और मलका के मुंह से बैक वक्त निकला। हाँ मैं, जिन्नों की नस्ल की सबसे बुजुर्ग खातून आज तुम्हारे सामने खड़ी है। हम आपको आदाब बजा लाते हैं नानी जान। बादशाह ने सर झुका लिया। उनके साथ मलका ने भी अपना सर एहतराम से खम कर लिया। क्या कर रहे थे बादशाह? मैं? हाँ तुम, जो जिन्नों के बादशाह कहलाते हो। मैंने पूछा है क्या कर रहे थे तुम? बताते हुए हिचकिचाते हो। मैं जान गई हूँ तुम मुजरिमा को सजा का हुक्म सुना रहे थे। क्या मैं दुरुस्त नहीं कह रही हूँ? मलका आलिया, मैं मलका आलिया नहीं हूँ। हम सब आपका दिलो जान से एहतराम करते हैं, तो मेरे सवाल का जवाब दो। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, जी मलका आलिया। बादशाह का सर अभी झुका हुआ था। मगर मुजरिमा वो नहीं है जिसे तुम मुजरिमा कह रहे हो। नोमी मुजरिमा नहीं है। मुजरिमा तुम्हारी बेटी शानू है। सजा उसे मिलनी चाहिए। बादशाह के चेहरे पर घबराहट फैल गई। मलका इस तरह खड़ी थी जैसे बस अब गिरी। एक खादमा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बादशाह जी, इंसाफ यही है कि मुजरिम को सजा दी जाए। ये जुर्म शानू का है कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर नोमी को साथ लेकर मेरे पास आ गई थी। सजा नोमी को कैसे मिल सकती है? बोलो, इंसाफ करोगे? जिन्होंने तुम्हें इंसाफ करने की खातिर हुक्मरानी का हक दिया है। बादशाह के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। मलका आगे बढ़कर शमिया के कदमों पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, रहम कीजिए नानी जान, रहम कीजिए। शमिया ने झुककर मलका को उठाया। बेटी की मोहब्बत ने बेकरार कर दिया है। रहम कीजिए नानी जान। मलका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बादशाह अपना फैसला वापस ले। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। बादशाह फौरन बोला, अब मेरा फैसला सुनो। मैंने एक आदमजात से प्यार किया था। उसको अपनी जिंदगी का रफीक बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने उसकी सख्त मुखालफत की। मैंने अपने बुजुर्गों का कहा मान लिया और अपनी सारी उम्मीदें और आरजुएं सीने में दबाकर गोशा नशीन हो गई। आज मैं तुम सबकी बुजुर्ग हूँ। मेरा हुक्म तुम्हें मानना होगा, और मेरा हुक्म ये है कि शानू की शादी बूढ़े नादी के पोते से होगी। बादशाह और मलका पर जैसे सख्ते की कैफियत छा गई। मेरा फैसला तुमको मानना होगा। जिन्नों की सल्तनत में बुजुर्गों का हुक्म किसी सूरत भी नहीं टाला जा सकता। ये बात तुम खूब जानते हो। मगर नानी जान, एक जिन शहजादी, एक आदमजात। शमिया ने बादशाह को फिक्रा मुकम्मल करने नहीं दिया। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज क्या है? सिर्फ यही एतराज है ना कि तुम आग से बनाए गए हो और आदमजात मिट्टी से, और तुम समझते हो कि तुम आदमजात से बहुत बुलंद हो। लेकिन तुम्हारा ये गरूर बिल्कुल बेबुनियाद है। बताओ, तुम में बेपनाह कुव्वत के सिवा और क्या खूबी है? इधर मिट्टी के बने हुए आदमजात को देखो, वो कुव्वत और ताकत में तुमसे बहुत कम है, मगर उसने अपनी अक्ल से जो कारनामे अंजाम दिए हैं और दे रहा है, वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो आसमान की बुलंदियों को फतह कर चुका है। वो दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटी पर अपनी फतहमंदी का झंडा लहरा रहा है। वो समंदर की तारीक गहराइयों में उतरकर कुदरत के सारे राज मालूम कर रहा है। तुम उस आदमजात को हकीर समझते हो, उस आदमजात को जो कायनात का फातेह है, जो सितारों तक को भी मुसख्खर कर चुका है। क्या ये आदमजात हकीर है? शमिया बोलती गई। सब हैरत से उसका मुंह तक रहे थे। आखिर बादशाह बोला, नानी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी बेटी शानू आपके हवाले करता हूँ। और मलका, शमिया ने शानू की तरफ देखा। मेरी लगते जिगर आपके हवाले है। आप जो भी करेंगी हमें मंजूर है। आओ शानू। ये कहकर शमिया ने अपने बाजू फैला दिए और शानू के उनके गिरफ्त में ले लिया। मल्लाहों की बस्ती में एक अजीब तमाशा हो रहा था। दरिया के किनारे एक काफी लंबा चौड़ा बाग मुद्दत से वीरान पड़ा था। वहाँ सारे के सारे पौधे फूलों से महरूम हो चुके थे। दरख्तों की शाखों पर कहीं कहीं जर्द पत्ते दिखाई दे जाते थे। बाग की जमीन पर घास जल चुकी थी। एक सुबह मल्लाह जागे तो उन्होंने बड़ी हैरत से देखा कि उस वीरान बाग में कोई दरख्त, कोई पौधा और घास नहीं है।
اور 50-60 बड़े तनोमंद स्याह रंग जवान एक वसी इमारत बड़ी तेजी से बना रहे हैं। पहाड़ों से भारी भारी पत्थर लाए जा रहे हैं और एक के ऊपर दूसरा पत्थर रखा जा रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। बाग इतनी जल्दी साफ क्यों कर हो गया, और ये कवि हेकल जवान कौन है जो ऐसी वसी इमारत तामीर कर रहे हैं। मल्लाह उन लोगों को अपने घरों के दरवाजों के बाहर आकर दूर दूर से देखते थे और उनकी औरतें छतों पर चढ़कर ये मंजर देख रही थी। सब अपने अंदर एक खौफ सा, एक दहशत सी महसूस कर रहे थे। किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि इमारत बनाने वालों के करीब जाकर कोई बात पूछे। माली माँ के रोकने के बावजूद उधर चला गया। उसे देखकर उन लोगों ने काम रोक लिया और उसे मुस्कुराकर देखने लगे। माली खौफजदा होकर अपने दादा के पास आ गया। दादा जान। माली के मुंह से पूरा फिक्रा नहीं निकल सका। नादी अपनी चारपाई पर बैठा दूध का गिलास पीने के बाद हुक्के के कश लगा रहा था। क्या है माली? दादा जान, देखा तुमने? क्या देखा? मैं तुम्हारी तरह चल फिर कब सकता हूँ? देखूंगा क्या? नादी ने मुंह से हुक्के की नए हटाते हुए कहा। वो बड़े बड़े खौफनाक आदमी मकान बना रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? बड़े बड़े खौफनाक आदमी? कौन है वो? पता नहीं, न जाने कहाँ से आ गए हैं। दादा जान, उनकी शक्लें देखकर डर लगता है। दादा पोता सवालों जवाब कर रहे थे कि बख्शू भी आ गई। बख्शू, ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? नादी ने बख्शू से पूछा। पता नहीं क्या होने वाला है। ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। बख्शू बुरी तरह सहमी हुई थी। नादी ने हुक्के का एक लंबा कश लेकर उसकी नह को होंठों से अलग कर दिया और कहा, माली, मेरी लाठी कहाँ है? माली ने लाठी चारपाई के नीचे से निकालकर नादी की तरफ बढ़ाई। ये लो। नादी ने लाठी थाम कर कहा, देखता हूँ जाकर। और मल्लाह भी आ गए। हर एक ये सवाल पूछ रहा था, बाबा ये कौन लोग हैं? कहाँ से आए हैं? ये मकान क्यों बना रहे हैं? नादी हाथ के इशारे से हर एक को खामोश रहने के लिए कह देता था। थोड़ी दूर तक मल्लाह उसके साथ गए, फिर मुंतशिर हो गए। सिर्फ नादी और माली आगे बढ़ते गए। सूरज तलू हो गया। हर तरफ रोशनी फैल गई। माली के कदम रुक गए। चलो माली, आगे चलो। नादी ने अपनी लाठी दाएं हाथ से निकालकर बाएं हाथ में पकड़ ली और दायां हाथ अपनी पेशानी पर फैलाकर 2-3 लम्हों के लिए सामने देखा और मुड़ते हुए कहा, नहीं, ये तो वो नहीं। कौन दादा जान? उसके जवाब में नादी ने दाएं हाथ की उंगली होंठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह मल्लाहों की बस्ती में फैल गई कि नादी जान गया है कि वो पुरस्कार तनोमंद लोग कौन हैं। आनन फानन बहुत से लोग नादी के घर के पास आ गए। नादी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ आ रहा था। लोगों ने उसे आते देखा तो एकदम सबने सवाल कर दिया, बाबा कौन है ये? नादी ने पहले की तरह फिर अपनी उंगली होंठों पर रख ली, मगर लोगों की बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। बाबा बताओ कौन है ये? चुप रहो। आपके नादी ने अपनी जुबान से भी उन्हें खामोश रहने की तलकीन कर दी। बाबा तुम जानते हो? ये सवाल करने वाली नादी की बड़ी बहू और माली की माँ बख्शू थी। बताते क्यों नहीं हो? क्या करोगी सुनकर? नादी ये फिक्रा कहते हुए मुस्कुरा रहा था। बताओ बताओ। बैक वक्त बहुत सी आवाजें बुलंद हो गईं। जानना चाहते हो तो सुनो, ये जिन है। जिन? हैरत में डूबी हुई आवाजें गूंज उठी। उस वक्त जितने लोग वहां जमा हो गए उनमें से हर एक के चेहरे पर कई सवाल झलक रहे थे। नादी के लिए खड़े रहना मुश्किल था। वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। दरवाजे पर पांव रखकर उसने मुड़कर लोगों को देखा और बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं। तो ये क्या हो रहा है? बख्शू ने अपने खुसर के करीब जाकर पूछा। तो ये क्या हो रहा है? बख्शू ने अपने सुसर के करीब जाकर पूछा। ये मैं नहीं जानता बख्शू। जिन्नों का हमारी बस्ती में क्या काम? एक शख्स ने नादी से सवाल किया। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। नादी अंदर चला गया और अपनी चारपाई पर बैठकर हुक्के के कश लगाने लगा। उस रोज रात तक मल्लाहों की बस्ती के रहने वाले इधर उधर छोटे छोटे गिरोह बनाकर इस वाक़ये के बारे में गुफ्तगू करते रहे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त जिन्नों के बनाए हुए महल नुमा मकान के पास एक जिन भी नहीं था और इस महल का दरवाजा बंद था। मकान बनाकर ये जिन चले क्यों गए? यहाँ कौन रहेगा? लोग एक दूसरे से इस किस्म के सवाल पूछते रहे और मकान के पास आकर उसे बार बार देखते रहे। ये वाक़या बहुत अजीब था, मगर 3 रोज बाद इससे भी ज्यादा अजीब वाक़या उनके सामने आ गया। सुबह सवेरे जब मल्लाह अपनी कश्तियां दरख्तों से खोलकर मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कई जिन हाथों पर चंद तख्त उठाए हुए पानी में से गुजरते हुए किनारे की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी कश्तियां दोबारा बांध दी और इंतहाई हैरत से ये तख्त देखने लगे। जिन किनारे पर आ गए उन्होंने तख्त जमीन के ऊपर रख दिए। एक तख्त के अलावा बाकी सारे तख्तों पर रंगारंग बर्तन, लिबास, अजीबोगरीब चीजें, मुख्तलिफ फलों और फूलों से सजे हुए तश्त पड़े थे। जिस तख्त पर ऐसी चीजें नहीं थी उस पर शमियां सफेद बुर्राक लिबास पहने बैठी थी और उसके पहलू में नहायत खूबसूरत लिबास पहने हुए शानू नजर आ रही थी। शानू शर्माई शर्माई सी लगती थी
اور شمیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو جن تخت اٹھا کر لائے تھے اب اس تخت کے ارد گرد ادب اور احترام سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے شمیہ اتری۔ اس نے کہا، نادی بابا کو بلاؤ۔ کئی ملاح نادی کے گھر کی طرف دوڑے۔ شانو بھی آہستہ سے اتر کر آنکھیں جھکائے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شمیہ نے نادی کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ شانو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرف چلنے لگی جہاں سے کچھ دور نادی کے مکان کی دیواریں دکھائی دے رہی تھی۔ شمیہ اور شانو کے پیچھے پیچھے تخت بردار ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ نادی لاٹھی کے سہارے باہر آیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے سارے گھر والے بھی نکل آئے۔ ان میں بخشو تھی، مالی تھا اور مالی کا باپ سمرو بھی تھا۔ جب شمیہ، شانو اور نادی اور اس کے گھر والوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو شمیہ نے نادی سے کہا، بابا جی سلام۔ سلام، نادی نے جواب دیا۔ میں شمیہ ہوں، جنوں کے ملک میں سب کی نانی جان، اور اسے جانتے ہو؟ شمیہ نے شانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، شانو بیٹی۔ نادی نے آگے بڑھ کر بے اختیار شانو کو لپٹا لیا۔ نادی بابا، میں تمہاری آرزو پوری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ شانو، جو جنوں کے بادشاہ کی صاحبزادی ہے، اس کی شادی تمہارے پوتے مالی سے کروں گی۔ نادی کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہے۔ شمیہ نے پوچھا، نادی بابا خوش ہو؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ شانو نے شرم کے مارے چہرہ اپنے سرخ دوپٹے سے چھپا لیا تھا۔ کہاں ہے مالی؟ مالی کی ماں مالی کا بازو پکڑے ذرا آگے بڑھائی۔ شمیہ نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بخشو نے اپنے شوہر سمرو کا تعارف بھی کروایا۔ یہ مکان، شمیہ نے نئے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مالی، شانو اور مالی کے ماں باپ اور نادی بابا کے لیے جنوں نے بنایا ہے، جہاں مالی اور شانو کی اس طرح شادی ہوگی جس طرح تم لوگوں کے ہاں ہوتی ہے۔ اور سب لوگ جنوں کے بنائے ہوئے محل کی طرف جانے لگے۔ مالی اور شانو کا نکاح ایک مولوی صاحب نے پڑھایا۔ جنوں نے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائے۔ بستی میں جتنے بھی ملاح رہتے تھے ان سب نے یہ لذیذ کھانے اور پھل کھائے۔ جنوں نے آتش بازی کا بڑا شاندار اہتمام کیا۔ شمیہ انتہائی خوبصورت لباس اپنے ملک سے لائی تھی۔ اس نے یہ سب شانو کے ماں باپ، بزرگوں اور بچوں میں تقسیم کیے۔ نادی نے وہ اشرفیاں جو جنوں کے ملک سے واپسی پر شانو سے لایا تھا وہ اسے دیتے ہوئے کہا، شانو بیٹی، یہ اشرفیاں تم نے دی تھیں، میں تمہیں دیتا ہوں اپنی ہزاروں دعاؤں کے ساتھ۔ اور شانو نے یہ اشرفیاں اپنی ساس کو دے دی۔ جب سے شانو، شمیہ اور جن وہاں پہنچے تھے، جنوں کے بنائے ہوئے محل کے پاس ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ صرف ملاحوں کی بستی میں ہی نہیں، آس پاس کی آبادیوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ملاح سمرو کے بیٹے کا بیاہ جنوں کے بادشاہ کی لڑکی سے ہوا ہے اور دلہن ایک شاندار محل میں اپنے شوہر، ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خبر تھی اور اسے سن کر کوئی شخص بھی اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ خبر سننے والا کہتا، ہوا ہے، اعتبار نہیں آتا تو دیکھ لو جا کر۔ خبر سنانے والا اپنی خبر کی سچائی پر اصرار کرتا اور خبر سننے والا اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر ادھر کا رخ کر لیتا اور محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ بابا نادی صرف شادی کی رات شانو کے محل میں رہا تھا۔ دوسرے روز یہ کہہ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا گھر بہت عزیز ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اصل میں بابا نادی نے اپنی ساری زندگی اس کمرے میں گزاری تھی جہاں سے اسے دریا کا وہ کنارہ بڑی آسانی سے نظر آ جاتا تھا جہاں اس کی پرانی کشتی بندی رہتی تھی۔ اس کشتی نے ساری عمر اس کا ساتھ دیا تھا اور وہ اسے اپنا سچا ساتھی سمجھتا تھا۔ شانو ہر روز صبح سویرے نادی کا ناشتہ لے کر اس کے ہاں آ جاتی تھی۔ یہ ناشتہ شربتوں، پھلوں، مٹھائیوں کا ایک ڈھیر سا ہوتا۔ یہ ناشتہ ایک جن اٹھائے شانو کے پیچھے پیچھے چل کر نادی کے ہاں آتا۔ نادی اسے دیکھ کر کہتا، شانو بیٹی، ایک بات تو بتاؤ۔ جی بابا جی۔ کیا تم مجھے کوئی جن سمجھتی ہو؟ نہیں تو پھر اتنا زیادہ ناشتہ کون کھائے گا؟ شانو ہنس پڑتی۔ نادی جتنے ملاح وہاں موجود ہوتے انہیں بھی ناشتے میں شامل کر لیتا۔ شانو ایک تو صبح سویرے نادی کے پاس آتی، اس کے بعد دن میں کم از کم 2 مرتبہ اس سے ضرور ملاقات کرتی، کبھی کھانا لے آتی اور کبھی یوں ہی ملنے کے لیے آ جاتی۔ یہی وہ موقع ہوتا تھا جب لوگ اسے دیکھ سکتے تھے۔ شانو باوقار انداز سے چلتی ہوئی نادی کے گھر پہنچتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تھے تو جہاں اس کی خوبصورتی، زیورات اور لباس کی سج دھج پر حیران ہوتے تھے، وہاں اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ شانو تو انسانی لڑکیوں جیسی ہے۔ انسانی لڑکی اور جن شہزادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی کہتا، یہ تو ہماری لڑکیوں جیسی ہے۔ ہاں، مگر خوبصورت کتنی ہے، ایسا حسن تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ مگر یہ جن شہزادی کیسے ہوئی؟ تو کیا اس کے سر پر سینگ ہوتے؟ دوسرا شخص ہنس کر پوچھتا۔ شانو نے کسی کو بھی اپنے محل میں آنے سے نہیں روکا تھا۔ جو بھی آتا تھا مسکرا کر اس سے ملتی تھی اور خوب خاطر توازیہ کرتی تھی۔ 15 دن گزر گئے۔ ایک روز شمیہ بولی، شانو بہت دن ہو گئے ہیں، تمہارے ابو امی بڑے اداس ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیاہ کر کے دولہا دلہن کو لے آنا، اب تو آدھا مہینہ بیت گیا ہے۔ شانو بولی، اماں اور چچا جان سے اجازت لینی ضروری ہے۔ مالی کی ماں بخشو کو وہ اماں کہتی تھی اور اپنے سسر سمرو کو چچا جان کہہ کر پکارتی تھی۔
बख्शू और सुमरू से कुछ कहने की बजाय दूसरे रोज जब नाश्ता लेकर नादी बाबा के पास गई तो उससे कहने लगी, बाबा कहो शानू बेटी क्या कहना चाहती हो। बाबा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मगर नादी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, अपने माँ बाप के घर जाने की ख्वाहिशमंद हो, उदास हो गई हो ना। हाँ बाबा ठीक है शानू। शानू जो सर झुकाकर कुछ सोचने लगी थी बोली, वो अम्मा और चचा जान, उनसे इजाजत लेनी जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही सोचा है, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो। नादी ने बख्शू और सुमरू से उसका जिक्र किया तो बख्शू फौरन बोल उठी, ना बाबा हम तो नहीं जाने देंगे। वो क्यों बख्शू, शानू जिन्नों के बादशाह की बेटी है, वापस न भेजे तो हम क्या कर लेंगे। नादी ने हुक्के का लंबा कश लिया और कहने लगा, बख्शू एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी कोई बेटी होती और शादी के बाद ससुराल से अपने मायके में आती तो क्या तुम उसे वापस अपने घर जाने से रोक देती। बख्शू सोच में पड़ गई। जवाब दो बख्शू, खामोश क्यों हो गई हो। तुम्हारा जवाब हाँ है या नहीं, बोलो। मैं उसे क्यों रोकती, तो तुम्हारी बहू के माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल में जाने से क्यों रोकेंगे भला। मेरा ख्याल है शानू कुछ उदास लगती है, सुमरू ने पहली बार इस गुफ्तगू में शरीक होते हुए कहा। नादी कहने लगा, सुमरू इसकी उदासी इस वजह से हरगिज नहीं कि उसे यहाँ कोई तकलीफ है। मैं जानता हूँ और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि शानू यहाँ बहुत खुश है, मगर माँ बाप से दूर हो गई है इसलिए उदास है, समझ लिया ना। बख्शू और सुमरू ने शानू को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जब शानू ने माली को भी साथ ले जाना चाहा तो बख्शू के चेहरे का रंग जरा फीका पड़ गया। शमिया ने उसके दिल की हालत का अंदाजा लगा लिया। बख्शू बेटी जी, देखो शानू की माँ और उसके बाप ने अपने दामाद को भी तक नहीं देखा, क्या वो उसे देखने के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे। बख्शू ने अपने होंठ नादी के कान से लगाकर कहा, मुझे डर लगता है बाबा। बख्शू मैं भी साथ जाऊंगा और दोनों को अपने साथ लेकर आऊंगा। नादी के इन अल्फाज ने बख्शू पर कुछ ना कुछ असर जरूर किया, मगर ज्यादा असर इस बात का हुआ कि माली जाने पर बड़ा खुश नजर आता था। मल्लाहों की बस्ती से जाने की तैयारियां होने लगी। शानू की हिदायत पर जिन्हों ने तरह तरह के खाने पकाकर सारे मल्लाहों की एक बड़ी शानदार दावत की। इस दावत में शामिल होने वालों का शानू और माली खुद खैर मकदम कर रहे थे, जिससे मल्लाहों पर बड़ा खुशगवार असर पड़ा था। जिन्हों ने सिर्फ एक रात में दरख्त काट कर एक बड़ी कश्ती बना दी थी, क्योंकि वो अपनी शहजादी को एक ऐसी कश्ती में बिठाने के लिए आमादा नहीं थे जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होती रही थी। जिस सुबह को शानू को अपने मायके के लिए रुखसत होना था, वो आम लोगों की तरह ससुराल के सारे लोगों से मिली, बुजुर्गों की दुआएं ली और छोटों को प्यार किया। जिन्होंने कश्ती पर तख्त बिछा दिया था और इस बात के मुंतजिर थे कि शानू, माली, शमिया और नादी बाबा इस तख्त पर बैठ जाएं तो वो कश्ती पानी में उतार दें। कि माली बोला, हम मल्लाह हैं, कश्ती में बैठेंगे और खुद कश्ती चलाएंगे। जिन्नों का इसरार था कि चप्पू उनके अपने हाथों में रहेंगे और वही कश्ती चलाएंगे, मगर माली इस बात पर राजी नहीं था। वो कहता था, जब हम खुद मल्लाह हैं तो चप्पू दूसरों के हाथों में क्यों दे, चाहे ये दूसरे जिन ही क्यों ना हो। नादी बाबा ने फैसला कर दिया। माली दुरुस्त कहता है, हम कई नस्लों से मल्लाह चले आ रहे हैं। माली अपना हक और फर्ज पहचानता है। गो मैं एक बड़ा कमजोर बूढ़ा हूँ, पर मैं भी अपने पोते का कश्ती चलाने में साथ दूंगा। तय ये हुआ कि जिन तख्त उठाकर आगे आगे चलेंगे और कश्ती उनके पीछे पीछे आएगी। सुबह बड़ी रोशन थी, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। दरिया का पानी सूरज की अवलीन किरणों से चांदी की तरह चमक रहा था। दरिया के जिस किनारे पर कश्ती बंधी थी उस पर दूर दूर तक लोग खड़े थे। उन सब लोगों के चेहरों से जाहिर हो रहा था जैसे वो अपने अजीजों को रुखसत करने आए हैं और कुछ गमजदा हैं। कश्ती में एक बहुत खूबसूरत और रंगीन गालीचा बिछा दिया गया था। सबसे पहले शमिया ने कश्ती में कदम रखा, फिर नादी बाबा आया और उनके बाद शानू और माली हाथों में हाथ दिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कश्ती में बैठ गए। कश्ती के आगे जिन्हों ने तख्त उठा रखा था और उसमें शानू, शमिया और माली का सामान पड़ा था। कश्ती के रस्से खोल दिए गए और वो चल पड़ी। आगे आगे जिन तख्त उठाए हुए और पीछे पीछे कश्ती। कश्ती के एक सिरे पर चप्पू थामे माली बैठा था और दूसरे सिरे पर बूढ़ा नादी, जिसके बाजुओं में ना जाने कहां से हिम्मत आ गई थी कि वो बूढ़े की बजाय चप्पू को जवानों की तरह हरकत दे रहा था। माली और नादी ने वो गीत गाया जो मल्लाह कई नस्लों से गाते हुए चले आ रहे थे। साहिल पर खड़े हुए लोगों ने हाथ हिला हिलाकर उन्हें रुखसत करते वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सब कुछ ठीक था। शानू और शमिया इस सफर से बड़ा लुत्फ उठा रही थी। दोपहर हो गई और अभी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था। तीसरा पहर शुरू हो गया। वक्त गुजरता चला जा रहा था और सफर जारी था। यकायक फिजाओं में स्याह अबर पारे छा गए। दरिया में तुगयानी सी आ गई। पानी की लहरें बार बार उठने लगी। माली और नादी घबरा से गए और फिर यूं हुआ जैसे चारों तरफ गहरा अंधेरा फैलने लगा है। ये सब कुछ जैसे एकदम हो गया। कश्ती में किसी को भी दूसरे की खबर नहीं थी और अंधेरा था कि बढ़ता ही चला जा रहा था
और हवाओं का जोर था कि कश्ती बार बार उछल कर गिर रही थी। शमिया, शानू और माली ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। नादी औंधे मुंह गिर पड़ा था। माली बाबा बाबा पुकार रहा था, मगर उसकी आवाज हवाओं के तूफान में गुम हो जाती। फिर वो चारों बेहोश हो गए। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। होश आने के बाद चारों की एक साथ आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि वो अलग अलग पलंगों पर पड़े हैं और उनके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं। वो सख्त हैरत के आलम में उन दीवारों को देख रहे थे कि उनके करीब एक खौफनाक कहकहा गूंजा। चारों की नजरें एक तरफ उठ गईं। सामने सर से पांव तक स्याह लिबास में एक बड़ी खौफनाक शक्ल वाली लंबी बुढ़िया जोर जोर से कहकहे लगा रही थी। क्या सोच रहे हो बदनसीबो? जानते हो मैं कौन हूँ? किसी के होंठों से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। मैं शात्रा जादूगरनी हूँ। चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला सकती हूँ और चाहूँ तो जिंदा भी रख सकती हूँ। शात्रा ने एक और बुलंद कहकहा लगाया। तुम मेरी कैद में हो। जो सलूक चाहूँ तुमसे कर सकती हूँ। क्या चाहते हो तुम? ये कहकर शातिरा ने हर एक को तीखी निगाहों से देखा। बताओ तुम क्या चाहते हो? शमिया बोली। शातिरा जादूगरनी, तुम जानती हो हम कौन हैं? जानती हूँ, खूब जानती हूँ। नहीं जानती, सुनोगी तो अपनी सारी हैसियत भूल जाओगी। शमिया ने कहा। बोलो, कौन हो तुम? मैं जिन्नों की बुजुर्ग तरीन खातून हूँ और ये, शमिया ने अपने करीब लेटी हुई शानू की तरफ इशारा किया, जिन्नों के बादशाह की बेटी है। शातिरा ने पहले से ज्यादा बुलंद कहकहा लगाया। बस, क्या तुम्हारे मनहूस जिस्म पर लर्जा तारी नहीं हुआ ये सुनकर? लर्जा कैसा? मैं जिन्नों और इंसानों से नहीं डरती। अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं अपने कैदियों के साथ क्या करती हूँ। यहाँ जो भी लाया जाता है वो मेरा गुलाम होता है और उसे जिंदा रहने के लिए मेरी गुलामी करनी पड़ती है। गुलामी? कैसी गुलामी? उठो और आओ मेरे साथ। एकदम कई भयानक शक्लों वाले शातिरा के खिदमतगार पलंगों के इर्द गिर्द आ गए। इन्हें इधर लाओ। ये कहकर शातिरा एक तरफ जाने लगी और चंद लम्हों के बाद गायब हो गई। चलो, शातिरा के खिदमतगार ने हुक्म दिया। सबसे पहले शमिया उठी। उसे देखकर माली और शानू भी उठ बैठे। नादी नातवानी की वजह से जल्दी उठ नहीं सका। उठ बुड्ढे। एक खादिम ने नादी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटते हुए कहा। छोड़ो मेरे बाबा जी को। माली ने कहा। यकायक एक दूसरे खादिम ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराया। बोलते हो हमारे सामने? उसी खादिम ने कहा। सबर माली बेटा, सबर। नादी ने माली से कहा। माली संभल गया। शातिरा के नौकर और नौकरानियां शानू, माली, शमिया और नादी को एक ऐसे मकाम पर ले आए जहाँ एक बहुत ही लंबा चौड़ा बाग था। उस बाग में कई नौजवान, बूढ़े और औरतें तरह तरह के कामों में मसरूफ थे। पौधों को पानी दे रहे थे, दरख्तों से गिरे हुए पत्ते इकट्ठे कर करके टोकरियों में डाल रहे थे, पेड़ों से लगे हुए फल तोड़ तोड़ कर झोलियों में जमा करते जा रहे थे, फूलों के गुलदस्ते बना रहे थे, घास काट रहे थे। एक तरफ से शातिरा की आवाज गूंजी। देखा तुमने? दूसरी तरफ आओ। शातिरा एक तरफ चलने लगी और वो चारों शातिरा के नौकरों और नौकरानियों के गिरे हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे कदम उठाने लगे। अब वो एक लंबे चौड़े खेत के किनारे पहुंच गए थे। यहाँ भी शातिरा के गुलाम सर झुकाए काम कर रहे थे। गुलामों ने जो अजनबियों को देखा तो उनके हाथ काम करते करते रुक गए। काम करो बदबख्तो, मरना चाहते हो? शातिरा धाड़ी और वो बदनसीब गुलाम सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गए। शातिरा ने शानू, शमिया, नादी और माली की तरफ देखा और बोली, तुम्हें भी इसी तरह जिंदा रहना है। काम नहीं करोगे या बगावत करोगे तो तुम्हें मौत से कोई भी नहीं बचा सकेगा। मैं एक लम्हे के लिए भी हुक्म अदुली बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो, जिंदगी या मौत? चारों चुप रहे। बोलो। शातिरा ने अपना दायां पांव जोर से जमीन पर मारा। जिंदगी। नादी ने कहा। जिंदगी, मौत नहीं। मैं तुम लोगों को जिंदगी बख्शती हूँ। मेहनत से काम करना होगा, सुस्ती नहीं चाहिए। अब के नादी भी खामोश रहा। खबरदार, किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उसे, वो जो सामने बुलंद पहाड़ है उसकी चोटी से नीचे गिरा दूंगी। उसकी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी। जाओ, अब कल से काम करोगे। जो लोग शानू और उसके साथियों को घेरे में लेकर इधर लाए थे वो उन चारों को उसी तरह वापस ले गए। दूसरे दिन सुबह सवेरे इन चारों को एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ पर शातिरा के बाकी गुलाम, मर्द और औरतें भी जमा थीं। शातिरा के नौकरों और नौकरानियों ने उन सब के आगे वो मोटी मोटी कच्ची पक्की रोटियां और गली सड़ी तरकारियों के सालन रख दिए जो शातिरा के नौकरों और नौकरानियों ने इन सब के लिए तैयार किए थे। शानू और शमिया ने उन रोटियों और सालनों को देखकर बेजारी से मुंह फेर लिया। नहीं खाओगी तो भूखी मर जाओगी, यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। एक नौकरानी बोली जिसका नाम रासी था। गुलाम मर्दों और औरतों को खाना देना उसके जिम्मे था। दफा हो जाओ, शमिया ने गुस्से में कहा। अच्छा, मैं कहती हूँ जाकर मालकन से, तुम दोनों को मजा चखा देगी। रासी भागकर गायब हो गई और जब वापस आई तो उसके साथ शातिरा भी थी। यहाँ नखरे नहीं चलेंगे। मलका और शहजादी तुम अपने देश में होगी। यहाँ जिंदा रहने के लिए यही कुछ खाना पड़ेगा। खाओ। देख रही हो मेरे हाथ में छड़ी है, इससे छू लिया तो तुम दोनों के होशो हवास गायब हो जाएंगे जैसे पहले दरिया में हो गए थे।
शातिरा जाने लगी। खाओ या ना खाओ, काम करना होगा, वो जाते हुए बोली और नजरों से ओझल हो गई। नादी ने माली और शानू से कहा, ये जिद ठीक नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। जादूगरनी को हमारी क्या परवाह है, हमें जिंदा रहना होगा, हर हालत में जिंदा रहना होगा। दूसरे रोज जो कुछ भी उन्हें दिया गया सबने उससे पेट भर लिया, इसके सिवा और कोई सूरत ही नहीं थी। शातिरा ने चारों को बाग और खेत में अलग अलग हिस्सों में रहकर काम करने का हुक्म दिया। शमिया और शानू बाग में काम करने लगी और नादी और उसका पोता खेत में अपनी ड्यूटी करने पर मजबूर हो गए। नादी बूढ़ा आदमी था, उससे मेहनत मुशक्कत नहीं हो सकती थी, ताहम वो कुछ न कुछ करने लगा। दूसरे गुलाम जो खेत में काम कर रहे थे वो उस पर तरस खाकर उसका काम खुद करने लगे। शातिरा ने एक और इंतजाम किया। उसने हुक्म दिया कि वो चारों आपस में किसी किस्म की बातचीत भी ना करें। उन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया, जिससे उन्हें शदीद तन्हाई का अजाब सहना पड़ा। दूसरी तरफ वो 2 जिन जो मल्लाहों की बस्ती से कश्ती के साथ गए थे और जो एक बहुत बड़े तूफान और अंधेरे में कश्ती से बिछड़ गए थे, वो सब जिन्नों के बादशाह के सामने पेश हुए तो खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे। बादशाह ने सुना कि वो कश्ती के साथ नहीं आए तो गुस्से से उसकी आंखें शोले की तरह सुर्ख हो गई। तुम उनकी हिफाजत के लिए गए थे, फिर वो कहाँ गए? तुम कश्ती की हिफाजत नहीं कर सके थे, इससे गाफिल हो गए थे। एक जिन ने बड़ी मुश्किल से बताया, हजूर, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था। अंधेरा कहाँ से आ गया था? हर तरफ काले स्याह बादल छा गए थे। उसी जिन ने बताया। तो तुमने खुद को बचाने की कोशिश की? बादशाह गरजा, नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। दूसरा जिन घिघियाया, तुमने अपने फर्ज से गफलत बरती है और उसकी सजा जानते हो क्या है? सजा का लफ्ज सुनते ही उनके चेहरों का रंग और पीला पड़ गया। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ, उनके बगैर यहाँ आओगे तो मौत तुम्हारी मुंतजिर होगी। दोनों जिन उल्टे पांव महल से निकलकर बाहर आ गए। जादूगरनी शातिरा अपने गुलामों से इतना काम लेती थी कि वो शाम तक बिल्कुल निढाल हो जाते। इस मेहनत के एवज उन्हें सिर्फ 2 वक्त पेट भरने के लिए रूखी सूखी मिल जाती। उन गुलामों में मर्द भी थे और औरतें भी, बूढ़े भी और जवान भी। शातिरा ने उनके अंदर अपनी जालिमाना कार्रवाइयों से ये एहसास पैदा कर दिया था कि अगर उनमें से कभी किसी ने जरा भी बगावत की तो उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया जाएगा। और इस सजा का इल्म सबको हो चुका था और सब इस सजा का ख्याल करके कांप उठते। दिन हो या रात, शातिरा कोशिश ये करती थी कि उसके सारे गुलाम जो बाग या खेत में काम कर रहे हैं उसकी नजरों के सामने रहें। दिन के वक्त वो बाग और खेत में घूम फिर कर हर एक को काम करते हुए देखती थी। उसके हाथ में एक बारीक छड़ी होती थी, इससे वो 2 किस्म के काम लेती थी। किसी को बेहोश करना मकसूद होता था तो उसका सिरा किसी के बदन के किसी हिस्से से लगा देती थी और वो फौरन अपने होशो हवास खो देता। जादूगरनी इस छड़ी से किसी को पीटना चाहती थी तो शार की आवाज के साथ ही छड़ी उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देती थी। रात के वक्त शातिरा अपनी किले नुमा इमारत के मीनार के आखिरी हिस्से में जाकर छुपकर बैठ जाती और चारों तरफ देखती रहती। 2-3 बार गुलामों ने रात के अंधेरे में भागने की कोशिश की तो शातिरा ने मीनार ही से ललकार कर अपने खादिमों को हुक्म दिया, भागने वालों का पीछा करो। और भागने वाले पकड़े गए। ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि पहाड़ की चोटी से नीचे भी गिराए गए। शातिरा का किला भूल भुलैया था, उससे निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। जो भी भागने वाला पकड़ा जाता था, शातिरा उसे इंतहाई बेदर्दी से अपनी छड़ी से पीटती और ये मंजर सबको दिखा दिया जाता ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि भागने की कोशिश का क्या नतीजा होता है। उसके बाद गुलामों ने समझ लिया कि अब वो जिंदगी भर इसी तरह गुलामाना जिंदगी बसर करेंगे। उनके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश मर गई। मगर शातिरा के नए गुलामों नादी, शानू, शमिया और माली जिंदगी से मायूस नहीं हुए थे, लेकिन मगमूम और उदास रहते थे। और उस रात शानू कुछ ज्यादा ही उदास और गमगीन थी। वो अपने कैद खाने में तन्हा बैठी रो रही थी। चांदनी रात थी, चांदनी कैद खाने की सलाखों से आ रही थी। बाहर भी दूर दूर तक चांदनी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसके दिल में एक दर्द सा उठा और वो ज़ारों की तरह रोने लगी। क्या हुआ शानू? उसके कान में आवाज आई। शानू ने देखा कि रासी सलाखों की दूसरी तरफ खड़ी है और उसे टिकटिकी बांध कर देख रही है। तुम नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ, शानू ने उंगलियों से अपने रुखसार साफ करते हुए कहा। रासी चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम शहजादी हो ना? शानू की आंखों से दोबारा बेख्तियार आंसू बहने लगे। शानू, रासी के लहजे में हमदर्दी थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है शानू। हमदर्दी? क्या यहाँ हमदर्दी जैसी कोई चीज़ भी है? हाँ है, कम अज़ कम मुझ में है। शातिरा ने मुझ पर एतमाद करके मुझे कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। सिर्फ मैं यहाँ किसी गुलाम से बातचीत कर सकती हूँ। शानू ने आ भरी। तुम्हें सिर्फ यही इख्तियार मिला है? हाँ, कोई बीमार हो तो उसकी इत्तला भी शातिरा को दे सकती हूँ। तो अब हमारा क्या होगा? शानू ने कहा। उसके चेहरे पर गहरा गम छा गया था और आंसू रुखसारों पर ढलक रहे थे। रासी उसे मतवातर देखे चली जा रही थी। शहजादी, रासी ने अपना चेहरा सलाखों से लगा दिया।
जो बदनसीब यहाँ एक मर्तबा आ गया वो अपनी मौत तक यहाँ से नहीं जा सकता। मुझ पर जादूगरनी एतमाद करती है, मगर मैं जानती हूँ कि उसकी कैद से रिहाई मुमकिन नहीं है। शानू की आंखों में एक पुख्ता इरादे की रोशनी आ गई। वो बड़े एतमाद से बोली, रिहाई मुमकिन है, सब रिहाई हासिल करेंगे। राशि ने बेयकीनी की हालत में शानू को देखा। अभी नई नई गिरफ्तार हुई हो, तुम्हें खबर नहीं कि शातिरा कितनी खौफनाक कुव्वतों की मालिक है। आहिस्ता आहिस्ता जान लोगी, हम तुम सबको आज़ाद करवाएंगे। राशि अपनी बेयकीनी के बावजूद शानू के इरादे की पुख्तगी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। राशि, आपके शानू ने उसे मुखातिब किया, कहो शहजादी, हम जब से यहाँ आए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा। यहाँ तो यही कुछ होता है। शातिरा अपने गुलामों को एक दूसरे से मिलने नहीं देती। कोई गुलाम दूसरे गुलाम से बात नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना? शानू ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर राशि को देखा। क्यों नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ये हमदर्दी ना होती तो मैं तुमसे ऐसी बात हरगिज ना करती। शातिरा की नजरों में ये मेरा एक जुर्म है और वह अपनी मुजरिम को कभी माफ नहीं करती। शानू ने मायूस होकर सर झुका लिया। बोलो शहजादी, क्या कहना चाहती हो? शानू ने सर उठाया। मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर लें? राशि ने नफी में सर हिला दिया। अच्छा, तुम्हारी हमदर्दी का बड़ा शुक्रिया, अब तुम जाओ। शानू के इन अल्फाज पर राशि बोली, आज वक्त है बातें करने का। वो देखो दूर पहाड़ियों पर। राशि ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा किया जहाँ साए से दिखाई दे रहे थे। शातिरा आधी रात के वक्त अपने खास नौकरों और नौकरानियों के सरों पर ताज़ा फल सब्जियां वगैरह लाद कर उधर चली जाती है जहाँ उसकी बहनें और बहुत सारे अजीज रहते हैं। ये सब कुछ उन्हें देकर वापस आ जाती है और सुबह सवेरे वो वापस अपने किले में होती है। आते ही एक एक कमरे में झांकती है और देखती है कौन किस हालत में है। अब वो सुबह के धुंधलकों में लौटेगी। शानू दूर पहाड़ियों पर साए देख रही थी। ताज़ा फल और सब्जियां उनके लिए और हमारे हिस्से में गली सड़ी सब्जियां। शातिरा जो चाहे कर सकती है, राशि ने कहा। राशि, खामोश क्यों हो गई हो? बोलो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर शानू ने इल्तिजा अंगेज निगाहों से राशि को देखा। कहो शहजादी, मैं जरूर मदद करूंगी, हमें मिला दो मेहरबान राशि। शहजादी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शानू का लहजा रिक्कत आमेज हो गया। शहजादी, तुम अभी तक समझ ही नहीं सकी कि शातिरा क्या है और क्या कुछ कर सकती है। बड़ी जालिम और बेदर्द जादूगरनी है। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए तो वो ऐसा काम करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। तो क्या मैं इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी? ये फिक्रा सुनकर राशि इस कदर मुतासिर हुई कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बोली, अच्छा, तुम्हारी खातिर मैं खतरा मोल लिए लेती हूँ। वो जो तुम्हारे साथ एक बूढ़ा और बुढ़िया आई है वो दूसरी तरफ बंद किए गए हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। माली यहाँ से करीब है, उससे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन राशि। शानू ने बेख्तियार अपना हाथ सलाखों से बाहर निकाल दिया जिसे राशि ने थाम लिया। सुनो शहजादी, राशि ने पहले 3 बार इधर उधर देखा, उसके बाद सरगोशी के से अंदाज में कहने लगी, तुम्हारे कैद खाने से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता इस दीवार में है जहाँ घास का अंबार पड़ा है। इस घास को हटाना तुम्हें रास्ता नजर आ जाएगा। बाहर निकलकर सलाखों के साथ साथ चलती जाना। जहाँ सलाखें खत्म हो जाएं, वहाँ बाग की हद शुरू हो जाएगी। बाग की दीवार पर चढ़कर अंदर आहिस्ता से छलांग लगा देना। माली वहीं कहीं होगा, मैं उसे वहाँ छोड़ आऊंगी। शानू राशि को आंखें झपकाए बगैर मतवातर देखते जा रही थी। और सुनो शहजादी, थोड़ी देर में वापस आ जाना। खबरदार, बाग में ज्यादा देर नहीं ठहरना, वरना किसी की भी खैर नहीं, समझ लिया? शानू ने हाँ में सर हिला दिया। अब मैं उधर जाती हूँ जहाँ से शातिरा किले में आती है। राशि चली गई। चंद कदम चलने के बाद रुक गई। खबरदार, बाग में बहुत खतरा है, जल्दी से लौट आना, मैं माली को उधर छोड़ जाती हूँ। शानू ने फिर सर हिला दिया। राशि नजरों से ओझल हो गई। शानू घास के अंबार तक पहुंच चुकी थी। उसने घास उठा कर अलग रखनी शुरू कर दी। जब घास हट गई तो दीवारों के दरमियान एक छोटा सा खला दिखाई देने लगा। उस खला में से सिर्फ लेटकर बाहर निकला जा सकता था। शानू ने यही किया। बाहर निकलकर 2 सलाखों के साथ साथ कदम उठाने लगी। चांदनी छटकी हुई थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर बाद शानू को बाग के ऊंचे दरख्तों की बुलंद शाखें नजर आ गई। दीवार ज्यादा बुलंद नहीं थी। शानू को ऊपर चढ़ने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। उसने बाहों के सहारे दीवार का किनारा थामकर अपना जिस्म दूसरी तरफ लटका दिया और अपनी तरफ से बड़ी एहतियात के साथ छलांग लगा दी। वो चंद कदम ही चली थी कि एक साया लपकता हुआ उसकी तरफ आने लगा। शानू, माली वक्त बहुत कम है, सोचो क्या करना है। शानू, कैसे निकले यहाँ से? शानू इसका क्या जवाब दे सकती थी। माली बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, यही हालत मेरी भी है। शानू ने मायूसी से कहा। शानू, सिर्फ एक तदबीर हो सकती है। माली बोला, कौन सी तदबीर? मैं यहाँ से निकल जाऊं।
اپنی بستی میں پہنچ گیا تو بہت سارے ملاحوں کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ تمہارے ہاں چلا گیا تو جنوں کی فوج میرے ساتھ ہوگی۔ نہیں مالی، اس بہت مختصر فکرے سے شانو کی گہری مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف جادوگرنی کے اپنے آدمی رات دن کھڑے رہتے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لیں گے، کسی کو تو خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، اس میں ناکامی ہوگی، کوشش تو کرنی ہی پڑے گی۔ مالی نے دیکھا کہ شانو بڑے غور سے سیاہ گلاب کے ان پھولوں کو دیکھ رہی ہے جو ایک قریبی پودے کی شاخوں پر لگے تھے۔ شانو، کیا سوچ رہی ہو؟ شانو نے مالی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شانو، مالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے شانو کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ شانو کے منہ سے نکلا۔ میں نے پوچھا ہے کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں؟ ہاں اور کون؟ مالی، کہو، میں جو کچھ کروں تم اس کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اس کا وعدہ کرو، کچھ نہیں پوچھو گے۔ کرو گی کیا؟ بس دیکھتے جاؤ۔ اور شانو نے پودے سے سیاہ گلاب کا ایک پھول توڑ لیا، ایک اور توڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ میری مدد کرو، چند پھولوں کی ضرورت ہے۔ شانو نے 5 پھول توڑ لیے تھے، مالی بھی پھول توڑنے لگا۔ 12-13 پھول جمع ہو گئے تو شانو نے مالی کو اشارے سے مزید پھول توڑنے سے روک دیا۔ کچھ دور سفید گلاب کے پودے پر چاندنی کے رنگ کے پھول شاخوں پر نظر آ رہے تھے۔ شانو نے ایک پھول توڑ لیا۔ اس سفید گلاب کے پھول کے ارد گرد شانو نے سیاہ پھول رکھ کر ان کا گلدستہ بنا لیا۔ اپنی قمیض سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس گلدستے کی شاخوں کو باندھ دیا۔ مالی یہ منظر بڑی دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ باغ کی دیوار کے پیچھے دریا بہہ رہا تھا۔ شانو نے یہ گلدستہ دیوار کی دوسری طرف پھینک دیا اور پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ مالی کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ شانو، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ کچھ بھی مجھ سے نہیں پوچھنا۔ یکایک راسی بھاگی ہوئی آئی۔ وہ آ گئی ہے۔ شانو اور مالی اٹھنے ہی والے تھے کہ زور کی آندھی چلی اور شیاترا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گرجی، تم یہاں؟ کون لایا ہے تمہیں؟ بولو۔ کوئی نہیں، ہم خود آئے ہیں، مالی بولا۔ تم خود آئے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ راسی ایک طرف کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ راسی، اس کارروائی میں تمہارا ہاتھ ہے؟ راسی کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ اب کہ شانو بولی، ہم خود آئے ہیں، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اچانک شاطرہ کی نظر سیاہ گلاب کے اس پھول پر پڑی جو سیاہ گلاب کے پودے کے نیچے گرا پڑا تھا۔ شانو اور مالی کو اس پھول کا خیال نہیں رہا تھا۔ میرا پھول۔ شاطرہ پھول کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ پودے کی 2 ننگی شاخیں دیکھی تو اس کی آنکھوں سے شعلے سے برسنے لگے۔ اتنے پھول غائب؟ کس نے توڑے ہیں؟ شانو جھٹ بول اٹھی، میں نے نہیں، میں نے توڑے ہیں، مالی بولا۔ میں نے توڑ کر پھینک دیے تھے، شانو کہنے لگی۔ میں نے توڑ کر پانی میں پھینک دیے تھے۔ میں پوچھتی ہوں کس نے توڑے تھے؟ شانو اور مالی دونوں بیک وقت بول اٹھے، میں نے۔ دونوں اپنی انگلیاں دکھاؤ۔ شاطرہ نے پہلے مالی کی انگلیاں دیکھی، پھر شانو سے کہا، اب تم دکھاؤ۔ شانو کی ایک انگلی لہو سے سرخ تھی۔ مجرم تم ہو بدبخت لڑکی، کانٹا تمہاری انگلی میں چبھا ہے۔ تم نے میرے باغ کے سب سے پیارے پھول توڑے ہیں۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گی کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاؤ گی۔ اپنے اپنے قید خانوں میں جاؤ، اور راسی ذلیل عورت، تم بھی قید میں رہو گی۔ یہ کہہ کر شاطرہ نے اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ درختوں کے پیچھے سے شاطرہ کے کئی خادم اس کی طرف آنے لگے۔ جنوں کے بادشاہ نے اپنے کئی جن شانو، نادی، شمیہ اور مالی کی تلاش میں بھیج رکھے تھے، اور ان میں سے ابھی تک کوئی بھی کوئی خبر لے کر محل میں نہیں آیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی فکر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ بڑے بے چین تھے۔ بادشاہ ہر دن تلاش کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتا، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تھا۔ جن دریاؤں کی گہرائیوں میں جا کر ڈھونڈ آئے، لیکن انہیں اس کشتی کا کوئی نشان تک نہیں ملا جس میں شانو اور اس کے ساتھی سوار ہو کر ملاحوں کی بستی سے نکل کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ پہلے 2 جن جو شانو والی کشتی کے آگے آگے رواں ہوئے تھے اس دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے جو محل سے کچھ فاصلے پر بہتا تھا، تو انہوں نے پانی میں ایک سیاسی چیز دیکھی۔ دیکھو وہ کیا ہے؟ ایک جن نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، پکڑ لاؤ۔ پہلا جن فوراً پانی میں اتر گیا اور وہ کالی سی چیز پکڑ لایا۔ یہ وہی گلدستہ تھا جو شانو نے ایک رات جادوگرنی کے باغ سے پانی میں بہا دیا تھا۔ دونوں جن یہ گلدستہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے بڑے بڑے سیاہ خوبصورت پھول انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ پانی میں رہنے کے باوجود یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ گلدستہ اپنے گھر لے گئے۔ اس گھر میں ایک بہت بوڑھا جن بھی رہتا تھا جو ایک جن کا رشتے میں نانا لگتا تھا۔ انہوں نے بوڑھے جن کو بتایا کہ کالے پھولوں کے درمیان ایک سفید گلاب کا پھول بھی ہے۔ نانا جن کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا یہ سیاہ پھول عام سیاہ پھولوں سے بڑے ہیں؟ اور کیا ہر سیاہ پھول کے درمیانی حصے میں ایک سرخ داغ بھی ہے؟ جی ہاں نانا جان، ایسے پھول ہم نے کبھی دیکھے نہیں، شاہی محل میں بھی نہیں ہے۔ ایک جن نے جواب دیا، اور تم کہتے ہو سیاہ پھولوں کے درمیان ایک سفید پھول بھی ہے؟ نانا جن نے بات دہرائی۔ جی ہاں نانا جان،
और ये सफ़ेद फूल काले फूलों में घिरा हुआ है? जी हाँ। नाना जी ने गुलदस्ता अपने हाथ में ले लिया, आंखों के बिल्कुल करीब लाकर फूलों को देखने लगा। बादशाह की बेटी की कोई इत्तला नहीं मिली? नाना जी ने पूछा। नहीं। नाना जी ने एकदम बोल उठा। मैं समझ गया हूँ मामला क्या है। क्या मामला है नाना जान? तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे बादशाह के हजूर में ले चलो, उन्हीं को बताऊंगा। जिन्नों ने बूढ़े जिन को तख्त पर बिठाया और ये तख्त महल के बाहर जमीन पर रख दिया, खुद अंदर गए। बादशाह को उनके आने की खबर मिली तो अपने कमरे से बाहर आया। बादशाह ने देखा कि वो जिन कुछ कहने के लिए बेताब हैं तो बोला, क्या खबर लाए हो? एक जिन ने बताया कि एक बहुत अहम खबर नाना जान बताएंगे। बादशाह ने बूढ़े जिन को फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। जिन तख्त उठाकर ले आए। क्या खबर सुनाना चाहते हो? बादशाह ने सवाल किया। नाना जिन कहने लगा, हुजूर, आप जानते हैं मैंने सारी जिंदगी सियाहत की है, दूर दूर तक पहुंचा हूँ। जो मालूमात मुझे हासिल हैं और कोई नहीं जानता। बादशाह सलामत शुमाली पहाड़ों के पीछे जो बड़े ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है, उनके बीच में एक बड़ी जालिम जादूगरनी रहती है जिसका नाम शातिरा है। ये गुलदस्ता जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, उस जादूगरनी के बाग के फूलों से बनाया गया है। एक सफेद फूल स्याह फूलों में घिरा हुआ है। ये फूल सिर्फ उसी जादूगरनी के बाग में होते हैं, दुनिया में और कहीं भी नहीं होते। बादशाह सलामत, मुझे यूं लगता है कि ये गुलदस्ता शहजादी ने भेजा है और अपनी हालत बताई है। क्या हालत बताई है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा। बादशाह सलामत, शहजादी जादूगरनी की कैद में है। शहजादी जादूगरनी की कैद में? मेरा इल्म यही कहता है बादशाह सलामत। जादूगरनी सर से पांव तक स्याह लिबास पहनती है। काले फूलों का मतलब वो खुद है और सफेद गुलाब से मुराद शहजादी है। शहजादी ने यही बात बतानी चाहिए है। सब सिपाहियों को हाजिर करो, बादशाह ने हुक्म दिया और देखते ही देखते महल के खादिम बड़े बड़े घंटे बजाने लगे। घंटों का शोर होते ही जिन्नों के गोल शाही महल की तरफ आने लगे। शातिरा के किले के सामने पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला फैला हुआ था। उसके दरमियानी हिस्से में सबसे ऊंचा पहाड़ वाक़या था। उसकी चोटी इतनी ऊंची थी कि लगता था आसमान को छू रही है। शातिरा जब अपने किसी मुजरिम को सबसे बड़ी सजा देना चाहती थी तो उसे इस चोटी पर ले जाकर इंतहाई बेरहमी से धक्का दे देती। गिरने वाला नीचे आते आते दम तोड़ देता और उसका जिस्म पथरीली जमीन पर पड़ते ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। उस रोज शातिरा अपने 3 मुजरिमों को दर्दनाक सजा देने वाली थी। ये 3 मुजरिम थे शानू, माली और रासी। ये रासी उसकी काबिल एतमाद खादमा थी। दूसरे गुलामों की तरह एक गुलाम भी थी, मगर चूंकि बड़ी फर्मा बरदार रही थी इसलिए शातिरा ने उसे कैदियों की देखभाल के इख्तियारात दे रखे थे। उस रोज जब जादूगरनी ने अपने बाग में शानू और माली को देख लिया था तो जान लिया था कि उनकी मुलाकात का बंदोबस्त रासी ने ही किया है और ये शातिरा के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म था। शानू और माली ने भी उसके बाग के सबसे खूबसूरत फूल तोड़कर जुर्म किया था। शातिरा जब ऐसी सजा देना चाहती थी तो ये तमाशा दिखाने के लिए अपनी बहनों और बाकी सारे रिश्तेदारों को वहाँ बुलवा लेती थी। उस रोज ये सब वहाँ मौजूद थे। पहाड़ के एक तरफ शातिरा के चंद गुलाम जोर जोर से ढोल बजा रहे थे। फिजा में काले बादल हर तरफ छाए हुए थे और आंधी चल रही थी। शातिरा जो स्याह लिबास में एक काला बादल दिखाई दे रही थी, पहाड़ के बीच में एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर बड़े गरूर और ठुस्से से खड़ी थी। उससे नीचे कुछ फासले पर उसकी बहनें और रिश्तेदार ऊपर जाने का इंतजार कर रहे थे। अभी शातिरा के खादिम मुजरिमों को पहाड़ पर नहीं लाए थे। शातिरा ने अपना हाथ लहराया और उसके खादिम शानू, माली और रासी को अपने घेरे में लेकर एक तरफ से आए और चोटी की तरफ जाने लगे। मुजरिमों की बाहें जंजीरों में जकड़ी हुई थी। खादिम उन्हें ऊपर घसीट कर ले जा रहे थे। शातिरा ने अपनी छड़ी लहराई, जिसका मतलब था कि मुजरिमों को जल्द से जल्द ऊपर ले जाया जाए। खादिम ये हुक्म पाकर उन्हें ज्यादा जोर से घसीटने लगे। मुजरिम ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। शातिरा ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए। ढोल जोर जोर से बजने लगे थे। स्याह बादल और गहरे हो गए। शातिरा की बहनें और रिश्तेदार हु ही का शोर मचाकर शातिरा के पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगे। चोटी अभी दूर थी। अचानक चोटी से एक बहुत भारी पत्थर फजा में ऊपर उठा और फिर उस मकाम पर आ गिरा जहाँ शातिरा खड़ी थी। शातिरा उसके नीचे चित हो गई। ये वाक़या इस कदर अचानक हुआ कि शातिरा की बहनें और सारे रिश्तेदार सरासीमा होकर मुंतशिर होने लगे। मगर चोटी से पत्थरों की बारिश हो रही थी और हर एक किसी न किसी भारी पत्थर का निशाना बन रहा था। पत्थरों की बारिश हो ही रही थी कि यकलक चोटी के ऊपर कई बड़े तनोमंद जिन नजर आने लगे। इन जिन्नों ने हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा रखे थे, जिन्हें वो शातिरा के कुब्बे पर बड़ी तेजी से गिरा रहे थे। चंद लम्हों के अंदर सब के सब बेशुमार टुकड़ों में तकसीम होकर इधर उधर बिखर गए थे। जिन चोटी से उतरे उन्होंने शानू, माली और रासी की जंजीरें तोड़कर परे फेंक दी। उन्होंने तीनों को हाथों पर उठा लिया और नीचे लाने लगे। सब कमरों के दरवाजे खोल दिए गए। जो गुलाम इनके अंदर बंद थे वो भागकर बाहर आ गए। जो गुलाम बाग और खेत में काम कर रहे थे वो भी उधर आ गए। शानू और माली तेजी से शमिया और नादी की तरफ गए और उनसे लिपट गए। जब कैदियों को मालूम हुआ कि जादूगरनी मर गई है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो खुशी से दीवाने होकर
बे इख्तियार नाचने लगे। शानू ने बुलंद आवाज से कहा, शात्रा जालिम जादूगरनी मर गई है। हमारे जिन्नों ने उसे और उसके सारे कुंबे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आज से तुम आजाद हो। सबके चेहरे खुशी से तमतमाने लगे। बाज की आंखों से आंसू बह निकले। शानू कहे जा रही थी, अब तुम्हें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। जादूगरनी ने तुम लोगों पर बड़े जुल्म किए थे। तुम्हारे हाथों तुम्हारे अपने ही साथियों पर जुल्म करवाए गए थे, मगर तुम मजबूर थे। ये सुनकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया जो समझ रहे थे कि उन्होंने शात्रा के हुक्म पर दूसरों से जालिमाना सलूक किया था और अब उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। शानू बोली, आज से ये बाग, ये खेत, ये महल और उनमें जो कुछ भी है तुम्हारा है। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। खाओ पियो मजे करो। शानू ने जो कुछ कहना था वो कह चुकी तो उसने राशि को गले लगा लिया और कहा, राशि बहन, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राशि मुंह से कुछ ना कह सकी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात सबने बड़ा जश्न मनाया और सुबह के वक्त शानू, माली, शमिया और नादी उस बड़ी कश्ती में बैठकर, जिसे जिन्नों ने रात के वक्त मुकम्मल किया था, पहले जिन्नों के शाही महल में पहुंचे। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो बेहद खुश हुए। बादशाह ने उस बूढ़े जिन को इनामो इकराम दिया जिसने स्याह फूलों के गुलदस्ते का मुअम्मा हल किया था। 2 रोज बाद शानू, माली, नादी और शमिया मल्लाहों की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। शमिया ने किले में तन्हा रहने की बजाय मल्लाहों की बस्ती में रहना पसंद कर लिया था। वो इंसानों से बड़ी मानूस हो गई थी। नादी ने अपना कमरा नहीं छोड़ा। जब तक जिंदा रहा उसी कमरे में बैठकर दरिया के उस किनारे को देखा करता जहाँ उसकी कश्ती बंधी रहती थी।